Sanatan Dharm Mahavidyalaya College. Once again, I welcome you in this 2-week refresher course. आप सभी प्रतिभागियों का इस 2 साप्ताहिक रिफ्रेशर कोर्स में पुनः स्वागत है। आज हमारा 8वां दिन है इस कार्यक्रम का और इस 8वें दिन के प्रथम सत्र में हमारे साथ एक विशिष्ट हमारे अतिथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे समक्ष हम सभी को उस विषय के बारे में बताएंगे, उस विषय को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर के बारे में संक्षिप्त परिचय देने से पहले मैं आज के इस विशेष सत्र के आयोजन का जो उद्देश्य था, जो एक आयोजन समिति के और हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा के और साथियों के जो दिमाग में था, वो ये था कि आज 14 अप्रैल का दिन है और 14 अप्रैल का दिन जो है वो पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए और इस विशिष्ट तिथि को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच प्रोफेसर प्रमोद मीना जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आयोजन समिति की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से, कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया और एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी को आपने उस विषय के बारे में अवगत कराएंगे आगे के 1.5 घंटे के अंदर। सर का संक्षिप्त परिचय संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूं बार बार मैं कि सर का जो मैं बायोडाटा देख रहा था तो इतने सारे सर के आलेख और इतनी सारी सर की जो उपलब्धियां हैं उसको बार बार देखने के बाद मुझे लगा कि सर का संक्षिप्त परिचय ही देना सही रहेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि मुझे सर का काफी समय सर के परिचय में ही निकालना पड़ेगा। तो सर, आज के पहले सत्र में हमारे जो वक्ता हैं वो प्रोफेसर प्रमोद मीना जी हैं, जो कि हिंदी फिल्मों में दलित आदिवासी विषयों पर अपना व्याख्यान देंगे। सर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं, संबंध है। प्रोफेसर प्रमोद मीना जी हिंदी सिनेमा पर शोध कार्य किया है सर ने, और सर का जैसे कि सीवी मैंने देखा, बायोडाटा जैसे देखा है, उससे ये अंदाजा लगाना, गिनना एक मुश्किल होगा कि तकरीबन 100 से अधिक लेख प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सर ने अलग अलग विषयों पर अलग अलग पहलुओं को सिनेमा से या फिर अन्य सामाजिक पहलुओं के संदर्भ में प्रकाशित किया है। 50 से अधिक आलेखों का सर ने अनुवाद किया है और अनुवाद करके उनको अलग अलग पत्रिकाओं और पुस्तकों में उसका प्रकाशन हुआ है, संपादित किया है। और साथ ही लगभग 2 दर्जन से अधिक लेख जो हैं, आलेख जो हैं, सर ने अलग अलग पुस्तकों में संपादित करने का काम किया है। सर की पुस्तक दलित आदिवासी विमर्श, जो कि बेसिकली हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में है, पूरा पुस्तक का नाम जो है वो है हिंदी सिनेमा दलित आदिवासी विमर्श, जो अनंत प्रकाशन से प्रकाशित है। सर इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से उनके संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मूक आवाज और अपनी माटी जैसे साहित्यिक पत्रिका के संपादन के साथ सर जुड़े हुए हैं। इससे पहले सर जो है वो तमिलनाडु के अंदर जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय सर उससे जुड़े रहे हैं। सर आपकी जो उपलब्धियां हैं उनमें 1-2 उपलब्धि का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। उसमें ये एक उपलब्धि है कि सर को तमिलनाडु साहित्य से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर सर को 2 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलोशिप प्राप्त हुई है, जो कि बेसिकली बिल्कुल दलित लाइफ इन हिंदी सिनेमा सर का बिल्कुल उसमें प्रोजेक्ट था, जिसको सर ने कार्य संपन्न किया है। इसके अतिरिक्त सर को भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड मिला है। सर इन संक्षिप्त और आपकी कुछ उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सर ये आयोजन समिति, ये महाविद्यालय आपका इस कार्यक्रम में, इस 2 साप्ताहिक रिफ्रेशर कोर्स में आपका स्वागत करता है और आपको विशेष धन्यवाद देता है कि आपने अपना बहुमूल्य समय
हम सभी को दिया है। और अगले लगभग 1.5 घंटे सर हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बिल्कुल जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से भारतीय सिनेमा के अंदर, हिंदी सिनेमा के अंदर जो दबी हुई आवाजें थी, तो आदिवासी या दलित समाज था, उनको किस तरीके से प्रयोग किया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इन सब विषयों के बारे में सर हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। सर ओवर टू यू सर, आपके हवाले मंच। जी विकास जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है विकास जी? बिल्कुल सर आ रही है सर आवाज आपकी। तो सबसे पहले आज का जो दिन है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, तो आप सबको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है और आज हम उनकी 130वीं जयंती मना रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि उसी जयंती के परिप्रेक्ष्य में आज का ये जो व्याख्यान है, सुबह का पहला व्याख्यान, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी एक उपलब्धि है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी, लॉकडाउन लगने के कारण हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह का आयोजन हम नहीं कर पा रहे थे। तो आपके यहाँ एक दूसरे संदर्भ में ये आयोजन हो रहा है। और जो विषय मुझे पता चला कि ये एक रिफ्रेशर कोर्स है, 2 सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स, जिसका विषय है सिनेमा, समाज और शिक्षा। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि सिनेमा जो है वो बिगाड़ने का काम ज्यादा करता है। मुझे याद है पांडिचेरी विश्वविद्यालय में जब हम एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे थे, और सही अर्थों में कहा जाए तो वो दलित आदिवासी सिनेमा पर भारत में आयोजित पहली संगोष्ठी बताई जाती है। तो संगोष्ठी के आयोजन के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो पहली आपत्ति आई थी वो यही थी कि फिल्म वगैरह जो है इनकी ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि फिल्मों को देखना ही नहीं चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिल्मों को लेकर एक नकारात्मक सोच हमारे समाज की रही है। तो उस तरह की जो नकारात्मक सोच है उसको बदलने में भी इस तरह का जो हमारा आयोजन है, जो सिनेमा को समाज और शिक्षा के साथ जोड़कर देखता है, उसका अपना एक योगदान हो सकता है। और विश्वविद्यालय क्षेत्रों में सिनेमा किस तरह से अध्ययन अध्यापन का विषय बनता जा रहा है, तो ये मेरे लिए तो विशेष रूप से खुशी और संतोष का विषय है, क्योंकि एक लगाव मेरा हिंदी सिनेमा के साथ रहा, चाहे शोध के संदर्भ में हो या व्यक्तिगत रुचि के कारण हो। तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और जैसा मैं देख रहा हूँ रामानुजन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में ये एक अंतरानुशासनात्मक रिफ्रेशर कोर्स का जो आयोजन हो रहा है, तो उसी कोर्स के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुझे जो है जो विषय दिया गया है कि हिंदी सिनेमा में मुझे दलित और आदिवासी फिल्मों के ऊपर बात करनी है। तो पहली इस तरह के विषय में जो समस्या आती है वो समस्या ये है कि हिंदी सिनेमा में प्रतिवर्ष जो है लगभग 1000 के आसपास फिल्में बनाई जाती हैं, और दूसरी भारतीय फिल्मों को भी अगर जोड़ लिया जाए तो वो आंकड़ा जो है कहीं ज्यादा बैठता है। तो उन फिल्मों में से कुछ फिल्मों का चयन करना जिनके आधार पर हम अपनी बात कर सके, ये अपने आप में एक समस्याजनक स्थिति होती है जब भी हम सिनेमा के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये भी है, सिनेमा पर ही क्यों, अगर हम उपन्यासों के ऊपर बात करें या कहानियों के ऊपर बात करें, तब भी हमें चयन का विवेक तो हमें अपनाना ही पड़ता है कि कुछ टेक्स्ट का चयन हमें करना पड़ेगा। और फिर एक दूसरा तरीका इसमें होता है कि या तो आप कुछ 2-4 फिल्मों को लेकर अपनी बात कहिए दलित और आदिवासी सिनेमा पर, और वो आसान भी होता है उस तरह से बात कहना जब आप 2-4 फिल्मों के ऊपर फोकस कर देते हैं। लेकिन उससे जो है हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाता, जिस उद्देश्य को लेकर हम इस तरह के आयोजन करते हैं। हमारी कोशिश अगर हो कि प्रवृत्ति मूलक अध्ययन हम करने का प्रयास करें हिंदी सिनेमा के अंदर, कि किस तरह से दलित आदिवासी जीवन की प्रस्तुति हिंदी सिनेमा में हुई है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा सार्थक सिद्ध हो पाता है। और फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम चीजों को ले कि इस तरह से वो प्रवृत्तियां बदल रही है दलित आदिवासी सिनेमा की प्रस्तुति के संदर्भ में हिंदी सिनेमा के अंदर, और निश्चित रूप से जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम इस विषय के ऊपर काम करना शुरू करते हैं या इसके ऊपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक निष्कर्ष पर हम पहले ही पहुंच चुके होते हैं कि दलित आदिवासी जो ऐतिहासिक कारणों के कारण जो है शिक्षा जगत से दूर रहे, आर्थिक दृष्टि से भी एक पिछड़ापन का अभिशाप वो झेलते रहे, सांस्कृतिक रूप से दोनों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन मुख्य धारा की जो संस्कृति है उसमें उपेक्षा का शिकार तो वो रहे ही है।
तो उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जब सिनेमा के अंदर या साहित्य के अंदर जब इन समुदायों की बात की जाएगी, तो ये तय है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति जो है साहित्य या सिनेमा में जो है इन समुदायों के चित्रण को लेकर हमारे सामने नहीं आ सकती। फिर जो भारतीय समाज है, तो जिस तरह से हमारा समाज जो एक तरह से विभाजित समाज जो हमारा है, जो जातियों के अंदर बटा हुआ है, वर्णों के अंदर बटा हुआ है, तो मूलतः ये एक दुख की बात भी है कि हमारा समाज कई कारणों के कारण तमाम तरह के स्तरवेश समाज के अंदर दिखाई देते हैं। जातियां हैं, वर्ण हैं, और हम सब जानते हैं कि 4 वर्णों के अंदर समाज बटा हुआ है, तो उसमें श्रेष्ठता क्रम है और इस तरह का विभाजन उसके अंदर हुआ है कि वो सोपानी क्रम दिखाई देता है। हर जाति, हर वर्ण जो है अपने आप को दूसरी जाति या वर्ण से श्रेष्ठ समझकर संतुष्ट हुआ बैठा हुआ है और अपनी स्थिति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई नीचे है समाज में उस पदानुक्रम में, तो इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाता है कि कोई बात नहीं, हमसे नीचे भी कोई दूसरा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में एक उम्मीद की किरण के रूप में पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण को हमारे यहाँ देखा गया और आज भी देखा जाता है कि जब यहाँ पर पूंजीवाद आएगा या औद्योगिकीकरण यहाँ पर होगा, तो ऐतिहासिक क्रम में जिस तरह से यूरोप के अंदर एक प्रगतिशीलता वहां पर आई, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है सामाजिक स्तरभेद जो है खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में हम पाते हैं कि जो पूंजीवाद यहाँ पर आया, जो एक लंगड़ा लूला पूंजीवाद भारत के अंदर आया है, और वर्तमान में जो आर्थिक असुरक्षा की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति है, उसने उस जाति व्यवस्था को और संकीर्णता का जो दायरा है, उसको एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम ज्यादा किया है। उस जाति व्यवस्था और जो सामंती समाज हमारा रहा, उसको कमजोर करने का काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से हमने अपेक्षा की थी। तो इस चीज को भी देखना होगा कि जो औद्योगिकरण हमारे यहाँ हुआ, आजादी के बाद तमाम तरह की सरकारी परियोजनाएं यहाँ पर चलाई गई, शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ और ये उम्मीद की गई थी कि स्वाभाविक रूप से इन सबके साथ जो है जाति व्यवस्था के अभिशाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उस तरह से ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल तमाम चीजें वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन फिर भी जिस दर से, जिस गति से वो कार्य संपन्न होना चाहिए था, वो संपन्न नहीं हो पाया। अब अगर सिनेमा की अगर बात करें, तो जैसे दूसरे कला माध्यम है, उसी तरह से सिनेमा भी एक कला माध्यम है, लेकिन सिनेमा की स्थिति जो है इस संदर्भ में एक विशिष्ट हो जाती है कि सिनेमा का एक निकट संबंध जो है बाजार के साथ ही रहा है। तो पहले अगर कला और धर्म के अंदर संबंध पर अगर बात करें, क्योंकि भारत में जो वर्ण और जाति है वो अपने आप में धर्म का हिस्सा रहा है, और धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरी देशों में, दूसरे समाजों में भी धर्म एक प्रभावी भूमिका जो है समाज में निभाता है। तो हमारे समाज में भी धर्म का जो इतना ज्यादा प्रभाव है, तो उसी का परिणाम है कि कोई भी कला रूप जो है उससे बचा हुआ नहीं है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से चीजें हो रही हो या अप्रत्यक्ष रूप से चीजें हो, कहीं ना कहीं कलाकर्म या तो सीधे धर्म से संचालित दिखाई देता है, या धर्म की अनुभूति जो है किसी ना किसी रूप से जो है कला के क्षेत्र में दिखाई देती है। और क्योंकि मतलब धर्म में एक स्तर में, हालांकि वो धर्म का हिस्सा नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर एक तरह से अधर्म या अनैतिकता की स्थिति है, लेकिन फिर भी जो असमता मूलक सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति जो वहां मिलती है, वो आपको कलाओं के अंदर भी दिखाई देगी। कला के क्षेत्र में भी एक प्रकार का भेदभाव जो है हमारे समाज में दिखाई देगा। ये पहले ही अभी मैंने कहा कि कई कारणों के कारण जो है दलित आदिवासियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। विद्या अर्जन के ऊपर जो है एक विशेष समुदाय का अधिकार रहा। तो ये भी स्वाभाविक था कि साहित्य सृजन की क्षमता जो है उन समुदायों के अंदर जो है विकसित नहीं हो पाई। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साहित्य या कलाओं से वो समाज जो है पूरी तरह से वंचित थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि साहित्य के जो मानक रूप जो है मुक्त धारा के समाज में बने, उन मानक रूपों से इतर तरह का साहित्य, इतर तरह की कलाएं वहां पर विकसित हुई थी। अब ये अलग बात है कि जो जिन लोगों का कलाओं के क्षेत्र में वर्चस्व रहा, वो दलित या आदिवासी समाज की जो कलाएं हैं उनको कला का दर्जा ही देने के लिए तैयार नहीं रही। हालांकि अब स्थिति कुछ स्तर तक बदलती हुई भी दिखाई देती है। तो जो परंपरागत कला रूप रहे हमारे, उसमें एक सिरे से जो है दलित या आदिवासी जो है या तो गायब दिखाई देते हैं या कहीं पर उनकी अभिव्यक्ति होती दिखाई देती है, तो एक प्रकार की नकारात्मकता भी वहां देखने को मिलती है। तो मुख्य धारा की जो कलाएं हैं वो ऐतिहासिक रूप से दलित आदिवासियों को स्थान देने के लिए तैयार नहीं थी, उनकी कलाओं को अपनी स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं थी।
तो जिसे हम कला कहते हैं उसकी अपनी एक राजनीति होती है, वो कोई न्यूट्रल स्पेस में विकसित नहीं होती। तो हर कला की अपनी एक राजनीति है, जो कला सृजन करने वाले लोग जो है उनका अपना जो सामाजिक दायरा है उससे प्रभावित होती हुई वो तमाम चीजें नजर आती हैं। अब जहां तक सिनेमा की बात है, तो सिनेमा जो है उन पहले की पूर्ववर्ती जो अभिजात कलाएं थी, और विशेष रूप से हिंदी साहित्य की बात करें तो सिनेमा से पहले जिस दौर में सिनेमा का आगमन होता है उससे पहले हिंदी साहित्य में रीतिकाल का दौर है, जहां पर दरबारों में कलाओं को संरक्षण मिला हुआ था। तो सिनेमा जो है उस पूरे परिवेश से एक इतर ढंग का कला रूप है, अपने आप में एक सामूहिक कला है, और सामूहिक कला होने के कारण जो है इसकी अपनी प्रकृति है, वो पूर्ववर्ती कला रूपों से, जैसे महाकाव्य को ले, संगीत कला को ले, या चित्रकला को ले, मूर्ति कला को ले, इनकी तुलना में कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी रही है। और साथ ही क्योंकि फिल्म बनाने वाला जो कलाकार है वो एक कलाकार के साथ साथ व्यवसायी भी होता है, तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी होती है कि बाजार की शर्तों पर सिनेमा का निर्माण किया जाता है, तो बाजार की उपेक्षा करके या कहीं की दर्शकों की उपेक्षा करके जो है सिनेमा जो है नहीं चल सकता। तो ये सिनेमा की अपनी मजबूरी रही कि उसे समावेशी होना ही था। राजाओं, सामंतों, महाराजाओं के दरबारों में जिन कलाओं का विकास हुआ, उनके लिए संभव था कि आम जनता की उपेक्षा करके उनका काम चल जाता। और यही कारण है कि दलित शोषित समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, दरबारों के अंदर जो कला दिखाई देती है, वहां पर उनकी उनके अनुपस्थित हमें नजर आएगी। लेकिन सिनेमा की स्थिति इससे थोड़ी अलग रही है। तो सिनेमा के लिए ये स्वाभाविक था, और विशेष रूप से जिसे हम हिंदी सिनेमा कहते हैं, और न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि उस दौर में जो दूसरी भाषाओं का सिनेमा विकसित हो रहा था, और एक तरह से वो तो मूक सिनेमा था, उसको हिंदी के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता, उसमें टाइटल्स वगैरह जरूर होते थे, या उसके विषय के आधार पर यह तय किया जाता था कि वो हिंदी का सिनेमा है या दूसरी भाषाओं का सिनेमा है। तो उस दौर में जो आंदोलन चल रहे थे, जो राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, या समाज सुधार के जो आंदोलन चल रहे थे, उनसे वो अछूता नहीं रह सकता था। लेकिन साथ ही उसका अंतर्द्वंद की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है कि जिस बाजार से वो संचालित था, तो बाजार के दबाव के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि जो गैर प्रगतिशील चीजें हैं उनके साथ हमें जो है समझौता करना पड़ता है। तो वो चीज सिनेमा के साथ भी देखने को मिलती है। तो एक और तो सिनेमा जो है उसके ऊपर राजनीतिक सामाजिक दबाव काम कर रहा है, और दूसरी ओर जो है सिनेमा जो है उसके ऊपर जो है बाजार का दबाव वहां पर काम करता हुआ दिखाई देता है। 20वीं सदी का जो द्वितीय दशक, जब सिनेमा का आगमन भारत में हो रहा है, तो विदेशी साम्राज्यवाद यहाँ पर स्थापित है, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है एक आंदोलन चल रहा था, और आगे चलकर उसमें जो मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो गांधी जी उसमें मुख्य भूमिका के रूप में दिखाई देते हैं। और गांधी जी जो है वो राजनीतिक स्वाधीनता के साथ साथ सामाजिक असमानता के लिए भी अपने ढंग से संघर्ष कर रहे थे। वो जातिवादी छुआछूत या जो संकीर्णता है हमारे यहाँ, उस संकीर्णता से गांधी जी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका अपना एक तरीका रहा है चीजों को देखने का, विशेष रूप से दलितों के संदर्भ में। वो ये तो नहीं कह सकते कि वो आमूलचूल परिवर्तनवादी रहे गांधी जी, लेकिन फिर भी वो एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए जो असमानता भारतीय समाज में थी, उस असमानता को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं। और हम सब जानते हैं कि वो हरिजन आंदोलन जो है, जिसमें उन्होंने जो था अछूत समुदाय है उन्हें ईश्वर की संतान का दर्जा दिया, और एक उदारवादी दृष्टि से दोनों ही पक्षों से जो उनका आग्रह रहा कि ये जो असमानता है भारतीय समाज की, उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं के दौर में एक दूसरे महापुरुष थे जिनका जन्मदिन है, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जो है उनकी गंभीर असहमति जो है गांधी जी के जो है दलितों के दृष्टि से तमाम चीजों को देख रहे थे। गांधी जी का जो सुधारवादी रूप था उसमें डॉक्टर अंबेडकर की उस तरह से आस्था नहीं रही, और आगे चलकर हम देखते हैं कि कई कारणों से गांधी जी जो है आज गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो, आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। जी जी, मुझे लगा कि इंटरनेट की कुछ समस्या। ठीक है, तो हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का जो आगे चलकर जो गांधी जी जो है
वो कहीं ना कहीं कमतर नजर आते हैं दलित परिप्रेक्ष्य में, या दलितों की आस्था गांधी जी के अंदर कम होती हुई नजर आती है। न सिर्फ दलित समुदाय की बल्कि जो गैर दलित समाज है, वहां पर भी स्थिति जो है कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही गांधी जी के संदर्भ में जो कहा जाए। तो अंबेडकर का मूल मंत्र जो था वो दलितों के स्वायत्त नेतृत्व के ऊपर बल देने का था। वो शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने की बात अंबेडकर कर रहे थे। और अंबेडकर की एक वो पूरी परंपरा रही है जिसमें महाराष्ट्र की परंपरा, जिसमें ज्योतिबा फुले वगैरह भी आते हैं। तो ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए प्रस्तुत की क्योंकि अंबेडकर के जन्म दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। तो जिस समय हिंदी और दूसरी भाषाओं में सिनेमा का जन्म होता है तो सारा देश आंदोलनों की आग में जल रहा था। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में तीव्र उथल पुथल दिखाई देता है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि स्वाधीनता आंदोलन और दलित जागृति से उस दौर का सिनेमा जो है पूर्णतः अछूता रहा। लेकिन अगर सिनेमा की शुरुआती सिनेमा को आप देखें तो शुरुआती सिनेमा में आपको दलित विषय पर केंद्रित फिल्में नहीं दिखाई देंगी, बल्कि जिस दौर में यहाँ आजादी का आंदोलन चल रहा है, जिस दौर में यहाँ पर आधुनिकता समाज के अंदर आ रही है, उस दौर में हमारा जो सिनेमा जो है वो धर्म जैसे तत्व को अंगीकार करता हुआ नजर आता है। और निश्चित रूप से इसके पीछे बाजार था जिसमें लोकप्रिय धार्मिक आस्था जो है उसको जो है हिंदी सिनेमा और दूसरी भाषाओं का सिनेमा जो है बुनाना चाहता था। सिनेमा का निर्माता निर्देशक जिन लोगों का पैसा सिनेमा में लगा हुआ था वो अच्छे से इस बात को जानते थे कि हिंदी सिनेमा का जो दर्शक वर्ग है उसका अपना एक वर्गीय चरित्र है, एक धार्मिक और जातीय चरित्र उस दर्शक वर्ग का रहा है। ये दर्शक वर्ग मूलतः मध्य वर्ग से आता था और आज भी हिंदी सिनेमा का दर्शक वर्ग जो है वो मध्य वर्ग केंद्रित उसको आज भी कहा जा सकता है। तो परंपरागत रूप से मध्य वर्ग जो है वो धर्म भीरू रहा। राजनीति में चाहे 20वीं सदी आधुनिक विचारों की सदी रही हो, लेकिन हिंदी सिनेमा में आप देखेंगे कि उस समय एक तरह से भक्ति आंदोलन चल रहा था। धार्मिक फिल्मों का ये जो दौर है वो आपको 1912 से लेकर 1940 तक अपने शिखर पर दिखाई देता है। और महेंद्र मित्तल की पुस्तक है भारतीय चलचित्र, जिसमें वो तमाम आंकड़े देते हैं और वो बताते हैं कि 1912-1917 के दौरान कुल निर्मित फिल्में जो थी उनकी संख्या 23 थी और 23 की 23 फिल्में जो है धार्मिक विषय पर आधारित थी। एक दूसरा आंकड़ा उन्होंने दिया कि 1918 से लेकर 1930 के बीच में कुल 890 फिल्में निर्मित होती है हिंदी टाइटल्स वगैरह के साथ, और उसमें से 325 फिल्मों का संबंध जो था धर्म से था। तो एक बड़ा समूह है हिंदी फिल्मों का जिनमें धर्म जो है वो केंद्रीय भूमिका जो है निभा रहा था। और इस संदर्भ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय का नेतृत्व जिसमें गांधी और नेहरू है उनकी चिंता भी ध्यातव्य है। गौतम कौल जो सिनेमा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उनकी पुस्तक है उसमें बताते हैं कि गांधी और नेहरू दोनों इस बात से चिंतित थे कि भारतीय समाज संस्कृति के ऊपर पश्चिम का जो प्रभाव पड़ रहा है इसकी प्रतिक्रिया करना जरूरी है। तो उसका प्रभाव भी हिंदी सिनेमा के ऊपर या दूसरी भारतीय फिल्मों के ऊपर देखने को मिलता है। ये जो धार्मिक फिल्में बन रही थी, अगर इन फिल्मों की विषय वस्तु की बात करें दलित परिप्रेक्ष्य में, तो हम पाएंगे कि इनमें दलित जीवन कहीं नजर नहीं आता। इनके जो नायक हैं या तो वो उच्च जाति में उत्पन्न कोई भक्त हुआ होता है या कोई हिंदू देवी देवता इनके नायक होते हैं। इनकी जो नायिकाएं हैं वो परंपरागत जो पितृसत्ता के आदर्श पर चलने वाली जो स्त्री है वो इनकी नायिकाओं के रूप में आती है। और इन फिल्मों की कहानियों का अगर उद्देश्य देखा जाए तो फिर इनके नायक नायिकाएं जो है उनका एकमात्र उद्देश्य जो है व्यक्तिगत मुक्ति और मोक्ष जो है वहां पर दिखाई देता है। जो इष्ट देवी देवता है उसकी शक्ति का अलौकिक प्रदर्शन जो है इन फिल्मों के अंदर दिखाई देता है। तो एक सामान्य प्रवृत्ति जो है आपको इन फिल्मों के अंदर दिखाई देगी, चमत्कार प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है। मध्ययुगीन जो आध्यात्मिकता है, अगर हिंदी साहित्य की बात करें इसमें भक्ति काल है, तो मध्ययुगीन आध्यात्मिकता और भक्ति का भाव जो है एक सिरे से जो है आपको गायब यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि साहित्य का मैं विद्यार्थी हूँ, तो अगर रस की बात करें तो अद्भुत रस जो है उन तमाम फिल्मों के अंदर दिखाई देता है। तो एक तरफ इस तरह की फिल्में बन रही थी जो धार्मिक फिल्में जिनको कहा जाता है। तो इन धार्मिक फिल्मों में आस्था नहीं है धार्मिक आस्था, बल्कि अंधश्रद्धा है, चमत्कारों का कौतुकपूर्ण प्रदर्शन है। और ये फिल्में जो है अपने युग की जो असमानता थी समाज के अंदर, उस सामाजिक असमानता के प्रति एक तरह से दर्शकों को असंवेदनशील बनाने का काम करती हुई नजर आती है।
सामाजिक समानता का संदेश देने के स्थान पर जो है वो एक परंपरागत जो आस्था है उसका प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है। जातीय उत्पीड़न से उत्पन्न जो आक्रोश है उस समय का, और जो अम्बेडकर के अंदर जो आक्रोश दिखाई दे रहा था, वो आक्रोश कहीं इन फिल्मों के अंदर नजर नहीं आएगा। भौतिक संसार में जो विषमता थी उसके खिलाफ, और जो वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार शिक्षा के माध्यम से उस समय हो रहा था, उसकी तुलना में ये फिल्में जो है आध्यात्मिक मुक्ति का संदेश दे रही थी। और इस संदर्भ में हालांकि सिनेमा के ऊपर तो भगत सिंह नहीं बोलते, लेकिन आध्यात्मिकता के संदर्भ में भगत सिंह बोलते हैं, और वो बहुत ही कठोर ढंग से तमाम चीजों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा देश जो है बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, और हमारी मुख्य चिंता जो है मोक्ष की चिंता रहती है। हमारी मुख्य चिंता जो है इस बात को लेकर रहती है कि किसको मंदिर में प्रवेश देना है, किसको नहीं देना। जबकि पश्चिम के जो देश हैं, जिनको हम भौतिकवादी देश कहते हैं, उनमें सामाजिक विषमताओं को लेकर जो इनकलाबी आंदोलन है वो बहुत पहले से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। वो अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों की बात करते हैं। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य है जिसमें जो है हिंदी सिनेमा उस समय विकसित हो रहा था, और उसको देखा जा सकता है। इन धार्मिक फिल्मों के अलावा जो है कुछ दूसरी तरह की फिल्में भी बनती है, जिनको भी धार्मिक फिल्में ही कहा जाता है, लेकिन ये फिल्में जो है भारतीय संतों पर निर्मित हुई फिल्में हैं। जो हमारा भक्ति काल है उसमें भी एक धारा रही है निर्गुण संप्रदाय की, जिसमें संत आते हैं। तो तमाम हिंदी के संत और हिंदी से दूसरी भाषाओं के संत, विशेष रूप से मराठी के अंदर जो संत हुए हैं, उनके ऊपर जो है फिल्में बन रही थी। उन फिल्मों के शीर्षक अगर हम देखें तो जैसे संत एकनाथ फिल्म आती है 1926 में आती है, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की फिल्म है। या संत नामदेव फिल्म आती है 1922 में, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की ही फिल्म है। कबीर के ऊपर फिल्में बनती है, कबीर कमाल के नाम से फिल्म है 1900 जो फ्रेंड एंड कंपनी की फिल्म है। या भक्त कबीर के नाम से फिल्म है जो यूनिटी प्रोडक्शन कलकत्ता की फिल्म है। भक्त रैदास का फिल्म है, मुनिरमा मूवीटॉन मुंबई की फिल्म है। धन्ना भक्त 1944 में फिल्म आई रंजीत मूवीटॉन की। और संत तुकाराम जो है बहुत लोकप्रिय संत रहे, उनके ऊपर एक नहीं बल्कि कई फिल्में जो है संत तुकाराम के ऊपर बनती हैं। अब इन संतों को की अगर पृष्ठभूमि देखें तो ये ज्यादातर संत जो है दलित समुदाय से आते हैं, और इनका स्वर जो है बहुत क्रांतिकारी स्वर इनका रहा है। कहीं भी समझौतावादी दृष्टिकोण इन संतों का नहीं रहा। इन संतों के ऊपर जो फिल्में बन रही थी, उन फिल्मों के संदर्भ में हैरी पॉवेल्स जो है, जो उनकी इंडियन लिटरेचर इन पॉपुलर सिनेमा एक पुस्तक है, उसमें इन फिल्मों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि इन तमाम फिल्मों में एक प्रकार की का प्रदर्शित संदेश तो अंतर्निहित है, लेकिन ये जो फिल्में हैं ये मूलतः जो है गांधीवादी आदर्शों से ही संचालित है, और गांधीवादी आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक आर्थिक असमानता और अस्पृश्यता को दूर करने का संदेश ये इन फिल्मों के माध्यम से दिया जा रहा था। एक व्याख्या ये भी इन फिल्मों के बारे में है कि ये फिल्में जो है संतों का जो मूल क्रांतिकारी चरित्र देखने को मिलता है उस चरित्र को प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि इन फिल्मों के माध्यम से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए समाज की विभिन्न जातियों के बीच में आध्यात्मिक एकता स्थापित करने का काम इन फिल्मों के माध्यम से किया जा रहा था। एक दूसरी आलोचना इन फिल्मों के संदर्भ में की जाती है कि संतों को इन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे वो परंपरागत वैष्णव भक्त हो। संतों का चरित्र जो है, जो दूसरी फिल्में थी मुख्य धारा की ही जिनको फिल्में कहा जाना चाहिए, धार्मिक फिल्में जो थी, उन फिल्मों में जिस तरह से देवी देवताओं का चमत्कारपूर्ण चित्रण किया जाता था, उसी प्रकार संत जो है उनकी प्रस्तुति भी ऐसे ही की जाती थी जैसे वो सामान्य मनुष्य न हो, तमाम प्रकार की शक्ति उनके अंदर हो। तो इस तरह का चरित्र जो है उसमें संतों को ढालकर प्रस्तुत किया जाता था। तो इसका परिणाम हम जानते हैं किस तरह का प्रभाव इन फिल्मों का पड़ता होगा, और संतों से जो अपेक्षा की जाती थी या संतों को जिस सामाजिक क्रांति के दायरे में रखकर देखा जाता था, उस संदर्भ में ये फिल्में असफल ही आज कही जाएंगी। तो अवतारवाद का खंडन जो है संतों ने किया, लेकिन कई जगह संतों को अवतार के रूप में दिखा दिया जाता है। जैसे अंबेडकर के संदर्भ में भी बात चलती है कि कहा जाने लगा है कि अंबेडकर जो है विष्णु के अवतार थे, या गांधी के संदर्भ में कहा जाने लगा कि गांधी अवतार है। तो सामान्य मनुष्य जो है उसको अवतार के रूप में प्रस्तुत कर देना, उसका एक चमत्कारिक चरित्र निर्मित कर देना, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था समाज के अंदर समानता लाना, उसके स्थान पर संतों को का इस्तेमाल और इन फिल्मों का इस्तेमाल जो है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में करना। तो हिंदी सिनेमा में भक्ति का इस्तेमाल जो है एक अखंड भारतीय राष्ट्र या भारतीय राष्ट्रवाद
का जो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देते हुए किस तरह से हिंदी सिनेमा का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है इन फिल्मों के अंदर भी दिखाई देती है। फिर एक तीसरी तरह की फिल्में उस समय देखने को मिलती है जो सिद्ध और नाथों के ऊपर निर्मित फिल्में हैं। सिद्ध और नाथ जो है, हिंदी के विद्यार्थी हम जानते हैं कि परंपरागत जो समतामूलक व्यवस्था जो थी उसकी सबसे पहले कट्टर आलोचना जो है सिद्धों और नाथों के यहाँ मिलती है। सिद्ध और नाथ भी सामान्यतः निम्न समझी जाने वाली जातियों से आते हैं और जातिवादी दुराग्रहों के कारण शूद्रों को जो भक्ति का अधिकारी नहीं माना गया, मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो उसकी प्रतिक्रिया में सिद्ध और नाथ जो थे उन्होंने तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांडों का निषेध किया और हृदय के अंदर, घट के अंदर ही परमात्मा का निवास बताया। शास्त्रों की इन लोगों ने खिल्ली उड़ाई है, एक प्रकार की सादगी सदाचार पर इन लोगों का बल रहा। तो इनका चरित्र भी जो है संतों की तरह ही का ही चरित्र रहा, जो ऐतिहासिक चरित्र इनका है। लेकिन जिस तरह संतों को चमत्कारिक बताकर प्रस्तुत किया गया हिंदी सिनेमा के अंदर, उसी तरह से सिद्ध और नाथों के साथ भी यही रवैया अपनाया गया। तो ये तमाम प्रकार की क्रांतिकारिता आपको उस दौर की फिल्मों से गायब नजर आती है। अब धार्मिक फिल्मों के समानांतर जो है एक नए तरह का सिनेमा विकसित हो रहा था, जिसको सामाजिक फिल्मों का सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय समाज में पढ़ने लिखने के कारण, समाज सुधार के आंदोलनों के कारण, राजनीतिक आंदोलन जो चल रहे थे उनके कारण जो है आधुनिकता का विकास हो रहा था, एक वैज्ञानिक चेतना निर्मित हो रही थी और सामान्य दर्शक जो है उसका मोहभंग होता हुआ दिखाई देता है धार्मिक सिनेमा जो है उससे। तो देवी देवता और भक्तों का स्थान जो है ये भौतिक संसार ले लेता है। घर परिवार और समाज की समस्याएं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जिन मुद्दों को सामाजिक आंदोलनों में उठाया जा रहा था उनको ही लेते हुए फिल्में बनाई जाती है। यही तमाम चीजें जो हिंदी उपन्यासों में देखने को मिलेगी, विशेष रूप से प्रेमचंद के उपन्यासों में। बाल विवाह जो है या आपका पर्दा प्रथा की समस्या है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, ये तमाम समस्याएं जो स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सिनेमा के अंदर भी इन चीजों को उठाया जाता है। साथ ही सामाजिक भेदभाव, छुआछूत जो है उसको लेकर भी फिल्में बनने लगती है, जिसका अभाव अभी तक देखने को मिल रहा था। लेकिन समस्या वही है कि समाज सुधार आंदोलनों को विषय बनाकर जो फिल्में बन रही है उनका रूप जो है एक प्रकार का सुधारवादी रूप रहा। अंबेडकर का प्रभाव वहां पर कहीं नजर नहीं आता। निश्चित रूप से गांधी जी का ही प्रभाव उन फिल्मों के ऊपर रहा है। और एक यहाँ पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो समाज सुधार आंदोलन जो चल रहे थे वो समाज सुधार आंदोलन भी मूलतः विषमता मूलक जो भारतीय व्यवस्था है उसके ऊपर चोट करने से बचते थे। और उन समाज सुधार आंदोलनों के साथ दलित खुद कितना जुड़ पा रहा था इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज सुधार आंदोलनों का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज के अंदर सुधार लाना कितना था और अंग्रेज जो हमारी खिल्ली उड़ा रहे थे विशेष रूप से स्त्रियों की स्थिति को लेकर बार बार जो हमारी कटु आलोचना वो कर रहे थे और समाज के अंदर जो जातीय भेदभाव के कारण जो वैषम्य की स्थिति थी और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी, तो उस खतरे में पड़ती हुई राष्ट्रीय एकता को पुनः किस तरह से स्थापित किया जाए उस दृष्टि से समाज सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे या नहीं चलाए जा रहे थे और खुद दलित उन समाज सुधार आंदोलनों से कितना जुड़ पाता है, तो ये अपने आप में अध्ययन का विषय रहा है। तो गैर दलितों के द्वारा संचालित जो समाज सुधार आंदोलन है, चाहे वो सहानुभूति पूर्वक जातीय विषमताओं के ऊपर सवाल उठा रहे हो, उस दिशा में काम भी कर रहे हो, लेकिन दलित खुद कितना जुड़ पा रहे हैं उन आंदोलनों से, ये अपने आप में जो है देखने की बात है। तो दलित उत्थान के लिए जो समाज सुधार आंदोलन चल रहे हैं उनकी झलक जो है हिंदी सिनेमा और भारतीय भाषाओं की फिल्मों में देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो फिल्म बनती है जिसे एक तरह से पहली फिल्म कहा जा सकता है जिसमें दलित जीवन की प्रस्तुति होती है, तो 1931 में एक फिल्म आती है ब्रैत नाम से और निर्देशक थे R.S. चौधरी। ये ब्रैत फिल्म जो है मूलतः दलित विषय को उठाने वाली फिल्म है और गांधीवादी ढंग से इस फिल्म के अंदर छुआछूत और सामाजिक असमानता को अपना विषय बनाया गया था। लेकिन देखिए कि गांधीवादी ढंग से दलित समस्या को जो उठाया जा रहा था उतना भी तत्कालीन समाज जो है सहन नहीं कर पाया। बॉम्बे सेंसर जो है उसने इस फिल्म के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और कहा गया कि इसमें एक जो पात्र है वो सीधे सीधे गांधी जी से मिलता जुलता पात्र है और फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और देखिए कि एक भारतीय फिल्म को प्रतिबंधित किया जाता है और फिल्म इंडिया पत्रिका के तत्कालीन संपादक थे बाबूराव पटेल, वो जो है बॉम्बे सेंसर का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। वो समर्थन करते हैं कि इसमें जो गरीबदास जो गांधी जी से मिलता जुलता पात्र है उसको हटा दिया जाए।
फिल्म को संपादित किया जाता है, गरीबदास को हटा दिया जाता है और एक बदले हुए नाम से जो है फिल्म का प्रदर्शन होता है, खुदा की कसम नाम से फिल्म का प्रदर्शन होता है। तो इस फिल्म के ऊपर जो हुआ विवाद जो है वो तत्कालीन संदर्भ में गहराई तक व्याप्त जो असमानताएं थी, जो पूर्वाग्रह है, उनको दिखाता है। और साथ ही यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है, जो विदेशी सरकार यहाँ पर है, उसका रुख भी यहाँ पर स्पष्ट करता है कि वो क्या रुख वहां पर था। वो क्या असल में चाहते थे कि समाज के अंदर विषमताएं दूर हो, या शासक के रूप में वो चाहते थे कि विषमताएं इसी तरह से बनी रहे और हमें इस क्षेत्र में जो है ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। उस समय अलग अलग सेंसर हुआ करते थे, बॉम्बे सेंसर से वो फिल्म पास हो जाती है अंततः, लेकिन बंगाल और पंजाब जो सेंसर है वो फिल्म को अनुमति नहीं देता प्रदर्शन करने के लिए। गांधी जी जो है वो रोटी बेटी के संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे जाति विषमताओं को दूर करने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था जो टिकी हुई है वो वैवाहिक संबंधों पर टिकी हुई है और खान पान पर टिकी हुई है। तो रोटी बेटी के जो संबंध है उस संदर्भ में भी जो है फिल्मकारों ने काम किया। और एक फिल्म आती है 1936 में जो अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते हुए आती है, अछूत कन्या शीर्षक से फिल्म आती है। रशियन निर्देशक रहे हैं फ्रेंच ऑस्टन, जिनकी वो फिल्म है। लेकिन उस फिल्म के अंदर जो है हरिजन कस्तूरी, जो उसकी नायिका कस्तूरी है, और नायक प्रताप जो ब्राह्मण जाति से आता है, उनका प्रेम तो दिखाया जाता है लेकिन अंतिम परिणति तक वो प्रेम नहीं पहुंच पाता। तो ये उस समय की सीमा है कि उस समय का समाज जो है इस तरह के अंतर्जातीय प्रेम को या विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जो सिर्फ मेला ढोने की प्रथा है, जिसको लेकर आज भी जो है आंदोलन चलते रहते हैं, चाहे हमारी सरकारें कितना ही दावा करे कि मेला ढोने के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है, ऐसी कोई घटना भारत में नहीं होती, लेकिन लगातार वो घटनाएं आती रहती है। और प्रतिवर्ष जो है सीवरेज को साफ करते हुए दलित समाज के सफाई कर्मचारी जो मारे जाते हैं, उनके आंकड़े भी हमारे सामने बीच बीच में आते रहते हैं। तो इसी समस्या को लेकर 1940 में जो है चंद्रलाल शाह जो है अछूत फिल्म बनाते हैं, जो सिर्फ मेला ढोने की प्रथा पर आधारित थी। तो तमाम तरह की जो समस्याएं दलितों की है उनके ऊपर फिल्में बन रही है। और स्वतंत्र न सिर्फ हिंदी सिनेमा में जबकि बल्कि भारत की दूसरी भाषाओं में भी दलित विषयों पर फिल्में बन रही है, और आजादी से पहले ही बन रही है। जैसे जी रामा ब्राह्मण की तेलुगु फिल्म है मल पिल्ला है, 1938 में आती है। पी.के. अत्रे की मराठी फिल्म है महात्मा फूले, जो 1954 में आती है। तमिल में हरिजन पेन आती है 1937 में, भक्त चेता आती है 1940 में। ये तमाम फिल्में जो है कुल मिलाकर गांधीवादी दृष्टि से विषय को सामने रख रही है। आजादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म आती है वो सुजाता फिल्म है, जो 1959 में आती है। और जो अधूरा काम अछूत कन्या फिल्म छोड़ गई थी, उस काम को पूरा यहाँ पर किया जाता है। यहाँ भी जो है नायिका जो है एक दलित जाति से है, नायक जो है उच्च जाति से, दोनों के बीच में प्रेम और फिर विवाह को वहां पर दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह आजादी के बाद का भारत बदल रहा है। अंतर्जातीय विवाह को कानूनी स्वीकृति मिल चुकी थी, और जो राष्ट्रवादी भावना थी उसके चलते जो है जातीय भेदभाव जो है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर वो प्रेम और उस प्रेम की परिणति विवाह के रूप में होती दिखाई देती है। और एक द्वंदात्मक दृष्टिकोण जो है निर्देशक का रहा, बिमल रॉय की ये फिल्म है, वो पीढ़ीगत अंतराल भी बताते हैं कि पुरानी पीढ़ी जो है इसमें उपेंद्रनाथ और चारू है, और जो नई पीढ़ी है जिसके अंदर अधीर और उपेंद्रनाथ चारू की बेटी रमा है, तो उनके बीच में पीढ़ीगत अंतराल दिखाई देता है जाति को लेकर। सुजाता जैसी जो महत्वपूर्ण फिल्म जो आई, उसके बाद ये होना चाहिए था कि वो जाति के बंधन जो है वो और ज्यादा टूटते हुए सिनेमा में नजर आते, या भारतीय समाज जो है और बदलता हुआ नजर आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गांधी जी का जब देहांत हो जाता है तो हम देखते हैं कि गांधी जी का जो नैतिक दबाव भारतीय समाज के ऊपर काम कर रहा था, अब वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था। साथ ही क्योंकि देश आजाद हो गया था, तो देश के आजादी के आंदोलन के समय जो एक दबाव हमारे नेताओं के ऊपर काम करता था अछूत समस्याओं को लेकर, कि अगर अछूतों की समस्याओं को, अस्पृश्यता को संबोधित नहीं किया गया तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। और अम्बेडकर तो सीधे सीधे कह ही रहे थे कि उनके लिए आजादी के आंदोलन से ज्यादा महत्वपूर्ण है दलितों की मुक्ति, क्योंकि वो सवाल उठा रहे थे कि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि आजादी के बाद जो है रुख जो है दलितों के प्रति किस तरह का रहेगा। लेकिन वो तमाम जो परिदृश्य था वो आजादी के बाद गायब हो चुका है। न गांधी जी अब है, न अम्बेडकर अब है।
तो एक नई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और आजादी के बाद की जो फिल्में हैं जिसमें जिनको दलित जीवन की दृष्टि से देखा जाए, तो उन फिल्मों के अंदर जो है सदगति फिल्म है सत्यजीत रे की, या गोविंद निहलानी की फिल्म है आक्रोश, जो आदिवासी विषय के ऊपर है, क्योंकि आदिवासी भी हमारा विषय है, कुछ इस पर भी मैं बात करूंगा। फिर आपकी दामुर फिल्म है प्रकाश झा की, या गौतम घोष की पार फिल्म है, कल्पना लाजमी की रुदाली फिल्म है, श्याम बेनेगल की समर फिल्म है, कुछ और फिल्में भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये तमाम फिल्में जो है दलित परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जिस ग्राम स्वराज का हम महिमा मंडन करते हैं, विशेष रूप से गांधी जी जिस ग्राम स्वराज का महिमा मंडन कर रहे थे, वो ग्राम स्वराज यहाँ पर जो है पीछे छूटता हुआ नजर आता है। और अम्बेडकर के संदर्भ में हम जानते हैं कि अम्बेडकर जो है ग्रामीण पंचायत व्यवस्था या गांव की महिमा मंडन से कुछ नहीं थे। उनका कहना था कि अगर गांवों लोकतंत्र की दृष्टि से गांवों को अगर देखें तो गांवों के अंदर जो है कहीं भी लोकतंत्र नजर नहीं आता, बल्कि उन्होंने भारतीय गांवों की तुलना जो है साक्षात नर्क की जैसी स्थिति से उन्होंने वो तुलना तक की थी। तो ये तमाम फिल्में जो है उस ग्रामीण परिवेश की जो मोहकता है उसका खंडन करती हुई नजर आती है। और उनके समांतर अगर आप मुख्य धारा के आज के सिनेमा को देखें, जो लोकप्रिय फिल्में हैं, तो एक दौर आपको रहा जिसमें गांव का चित्रण जो है एक इस रूप में किया जाता था जैसे वो पिकनिक मनाने का कोई स्थान हो। वहाँ की हरियाली के बीच जो है वहाँ की नदी के बीच, वहाँ के नदी तालाब को सामने रखते हुए नायक नायिका को नाचते हुए गाते हुए वहाँ दिखाया जाता था। और पश्चिम के विकल्प के रूप में या पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता जो है उसके उसके समानांतर, उसके एकदम विपक्ष में एक प्रकार की आध्यात्मवादी भारतीय सभ्यता संस्कृति गांवों में दिखाई देती थी। अभी भी ये दिखाया जाता है, अब ये प्रवृत्ति कुछ कम पड़ गई है, लेकिन इसके विपरीत स्थिति जो है इन तमाम फिल्मों के अंदर देखने को मिलती है। अगर राजनीतिक स्थिति की आज की बात करें और उसका प्रभाव हम हिंदी सिनेमा पर देखना चाहें, तो वहां भी एक आमूलचूल बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। चाहे गांधी जी हो या अंबेडकर हो, और विशेष रूप से अंबेडकर जो है वो जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, एक समतामूलक समाज का निर्माण वो चाहते थे। गांधी जी जो है वो जाति को चाहे बना रहे, गांधी जी उस तरह से जाति व्यवस्था को चाहे खत्म करने की बात न करते हो जिस तरह से अम्बेडकर करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जाति के आधार पर वो जो है भेदभाव नहीं होने चाहिए। दोनों के अपने मतभेद रहे हैं, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन आज की जो राजनीति है, विशेष रूप से काशीराम के आने के बाद की जो भारत की राजनीति है और उत्तर भारत की जो दलित राजनीति है, उसमें आप देखिए कि जाति जो है वो केंद्र में आ जाती है और जाति के आधार पर दलितों के सशक्तिकरण की राजनीति जो है उत्तर भारत के अंदर की जाती है। और हम शुरुआत कर रहे थे जाति विहीन भारतीय समाज वाली राजनीति से, और हम पहुंच जाते हैं जाति को केंद्र में रखकर चलने वाली दलित राजनीति जो आ चुकी है। तो ये जो विकास यात्रा है भारतीय राजनीति की, इसको अगर देखना हो तो हमें दामुल फिल्म और फिर जो राजनीति फिल्म है, दोनों ही फिल्में प्रकाश झा की फिल्में हैं, उनको देखना चाहिए कि दामुल फिल्म से लेकर प्रकाश झा की राजनीति फिल्म तक किस तरह से गांधीवादी और अम्बेडकरवादी दलित राजनीति थी, वो आगे चलकर कहां पर जाकर पहुंची, किस तरह से काशीराम की जो जातिवादी दलित राजनीति है वहां तक की यात्रा आपको देखने को मिलेगी। दामुल में बिहार की दलित विरोधी जातिवादी राजनीति और दलित नरसंहार का एक दौर जो बिहार में रहा उसको दिखाया गया है। और राजनीति फिल्म के अंदर आप देखिए कि दलित नवयुवक जो है सूरज कुमार जो है वो जाति के वोट बैंक की ताकत के बल पर एक सवर्ण दल को मजबूर कर देता है कि उसको वो चुनाव के अंदर खड़ा करे। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा इसका परिणाम क्या निकलता है कि अंततः जो है जातिवाद की अंधी सुरंग में पहुंच जाता है। वो जो सवर्ण राजनीति है उसका मोहरा बनकर जो है सूरज कुमार वहां पर रह गया है। साथ ही बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है वो भी दामुल में दिखाया गया है। ये पार फिल्म उसके लिए कहीं ज्यादा बेहतर फिल्म है। और उसका कारण भी है कि जब दलित समुदायों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आती है और वो वोट बैंक के रूप में मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल थे उनकी वोटर्स के रूप में वोट डालने से इनकार करने लगते हैं और अपनी स्वायत्त राजनीति की बात वो करने लगते हैं, तो उनको वोट डालने से रोकने के लिए राजनीति का अपराधीकरण बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है फिल्मों के अंदर आ रही है। और लेकिन एक और मुद्दा है जिसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, फिर हम आदिवासी सिनेमा के ऊपर कुछ बात करेंगे। जब भी दलित आदिवासी
मुद्दों की बातें होती है तो घूम फिरकर जो बात जो है वो निश्चित रूप से आरक्षण के ऊपर पहुंचती है। और आरक्षण जो है उसके पक्ष विपक्ष में जो है तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। वास्तविकता तो ये रही कि आरक्षण जो था वो एक संवैधानिक उपाय है जो गैर बराबरी को दूर करने के लिए जो है भारत में अपनाया गया। और समस्या ये रही कि तमाम तरह के सर्वे आते रहते हैं कि किस तरह से आरक्षण जो था वो सफल रहा या असफल रहा, और किस तरह से जो है आरक्षण का मूल स्वरूप जो था उसको लागू करने से बचा गया। तमाम तरह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए गए आरक्षण को लागू नहीं किया जाए इसके लिए। निजीकरण का संबंध भी उस संदर्भ में जोड़ा जाता है कि निजीकरण का उद्देश्य भी, एक उद्देश्य निजीकरण का ये रहा है, वो तमाम चीजें हैं। हिंदी सिनेमा के अंदर भी जो 2000 के बाद का जो हिंदी सिनेमा है उसके अंदर जो है दो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में जो है आरक्षण को लेकर आती हैं। एक फिल्म है मेजर कामरान की मोहनदास फिल्म जो 2008 में आती है, और एक दूसरी फिल्म जो है वो आरक्षण शीर्षक से ही आती है, 2011 में आती है। मोहनदास जो फिल्म है मेजर कामरान की, उस फिल्म का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल जो दलित साहित्य में बहुत ही वजनदार सवाल है, उस दृष्टि से अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये फिल्म जो है एक कमजोर फिल्म साबित होती हुई नजर आती है। इसमें कहने के लिए इसका नायक जो है वो एक दलित जाति से आता है, लेकिन जिस तरह से उसकी प्रस्तुति की गई है वो कहीं से भी दलित युवक नहीं लगता है। जिस तरह से उसको जो उसका पेशा है, उसका कामकाज जो उसके परिवार का है, उससे नफरत करते हुए दिखाया गया है, या काम से जी चुराते हुए भी एक हद तक दिखाया गया है। जिस तरह से वहां पर नायक नायिका के प्रेम और उससे जुड़े हुए दृश्यों को दिखाया गया है, तो वो अपने आप में आपत्तिजनक स्थिति है कि आप जब दलित विषय के ऊपर फिल्म बना रहे थे तो क्या इन चीजों का समावेश करना जरूरी था, क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता था। दूसरी चीज जो है जो मीडिया का जो चरित्र वहां पर है, जिसका अपना एक जातिवादी चरित्र मीडिया का रहा है, तो वहां पर जो है मीडिया के जातिवादी चरित्र को छिपाते हुए मीडिया के भ्रष्टाचार को वहां पर ज्यादा सामने लाने की कोशिश की गई है। तो मूल कहानी जो है, जो उदय प्रकाश की कहानी है, लंबी कहानी या लघु उपन्यास जिसको कहा जाता है, उसका स्वर कुछ और वहां पर नजर आता है। और मजहर कामरान जब मोहनदास बनाते हैं तो वहां पर कुछ स्वर बदला हुआ नजर आता है। उतनी प्रतिबद्धता से उस कहानी का रूपांतरण वो नहीं कर पाते, या कहिए कि दलित परिप्रेक्ष्य में जिस ढंग से वो चीजों को प्रस्तुत करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। भाषा को लेकर इस फिल्म को लेकर आपत्ति रही कि इस तरह की भाषा कहीं दलित समाज जो है नहीं बोलता। प्रकाश झा की फिल्म जिसको बड़ा जोर शोर से प्रचारित किया गया, आरक्षण पर आधारित फिल्म है, तो वहां भी आप देखिए कि आरक्षण का विषय जो है फिल्म की पूर्वार्ध में ही है। फिल्म का उत्तरार्ध जो है वो आरक्षण के विषय को पीछे छोड़ देता है, और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण जो हुआ उसके ऊपर फिल्म जो है वो केंद्रित होकर रह जाती है। हिंदी सिनेमा में जहां तक दलित की बात है, हालांकि आदिवासी सिनेमा पे बात करनी है तो ऐसा करते हैं कि पहले आदिवासी सिनेमा पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि दलित स्त्री वाला पक्ष जो है उसके ऊपर मैं कोई खास अभी बात नहीं कर पाया कि दलित स्त्री की प्रस्तुति जो है किस तरह से हिंदी सिनेमा में होती है, और उसके ऊपर भी मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन समय को देखते हुए आदिवासी सिनेमा के ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं, थोड़ी बात, और उसके बाद जो है जितना समय होगा उस समय को देख समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिश करेंगे कि अगर अनुमति मिलती है हमें तो दलित स्त्री की प्रस्तुति किस तरह से हुई है हिंदी सिनेमा में, उसके ऊपर भी बात कर ली जाए। हिंदी सिनेमा में जो आदिवासी की जो स्थिति है, तो दलित विषय के ऊपर तो कुछ फिल्में हमें दिखाई भी देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा शून्य जो है आदिवासी की प्रस्तुति जब हिंदी सिनेमा के अंदर देखते हैं तो हमको नजर आता है। अगर कहीं आदिवासियों को दिखाया जाता है तो वो एक खाना पूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कुछ हिंदी फिल्मों के गीतों के अंदर गीत नृत्य के जो सीक्वेंस है उसमें नायक नायिका को आदिवासी युवक युवतियों के बीच में जो है नृत्य करते हुए गाते हुए दिखा दिया गया, और फिर काम निकल गया तो दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल कर फेंक दिया गया। तो आदिवासी की अनुपस्थिति वहां पर नजर आती है। और आदिवासी की अनुपस्थिति का एक बहुत बड़ा कारण, कुछ कारण तो वही है जो दलित के संदर्भ में हमने चर्चा की, लेकिन एक दूसरा बड़ा कारण जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो सिनेमा को प्रायोजित करती है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपना एक उपभोक्ता मार्केट है। ये तमाम कंपनियां जो है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती है और सिनेमा को प्रायोजित कर रही है। सिनेमा के बीच में जो विज्ञापन आते हैं वो दर्शकों को संबोधित कर रहे होते हैं।
अब चूंकि आदिवासी जो है वो इनका ग्राहक नहीं है, न तो उसकी आर्थिक स्थिति उसको उपभोक्ता बनने की अनुमति देती है, न ही उस तरह उनका सांस्कृतिक परिदृश्य उसके यहाँ है, उस तरह की उपभोक्तावादी मानसिकता आदिवासियों की है कि वो उन उपभोक्ता वस्तुओं का ग्राहक बन सके। तो ऐसे में जो है, जो कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पैसा लगा रही हैं सिनेमा के अंदर, उन्हें क्या पड़ी कि वो आदिवासी विषयों के ऊपर फिल्म बनाए। फिर चूंकि हिंदी सिनेमा का जो निर्देशक और हिंदी सिनेमा के जो कलाकार हैं, वो जिस सामाजिक परिदृश्य से आते हैं, वो सामाजिक परिदृश्य जो है बिल्कुल अलग है। एक महानगरीय परिदृश्य से वो आते हैं, या कहिए कि मध्यवर्गीय समाज से भी आजकल आने लगी है, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता जो है आदिवासी जीवन से नहीं होता। तो ऐसे में हिंदी सिनेमा में आदिवासी की अनुपस्थिति होना जो है स्वाभाविक ही है, उसमें कुछ भी अस्वाभाविक चीज नहीं है। तो आदिवासी जो है उसकी अनुपस्थिति जो है हमें दिखाई देती है, और जहां एक दो सीक्वेंस में उसको रखा गया तो ऐसा लगता है जैसे कोई एहसान जो है आदिवासी समाज के ऊपर कर दिया गया हो, और आदिवासी की स्वायत्तता को कहीं बात ही नहीं करनी चाहिए कि कहीं आदिवासी की स्वायत्तता जो है हिंदी सिनेमा के अंदर देखने को मिले। और आदिवासी स्त्रियों की विशेष रूप से अगर बात की जाए, तो जिस तरह से आदिवासी स्त्रियों को प्रस्तुत किया जाता है हिंदी सिनेमा के अंदर, वो बहुत समस्याजनक है। न सिर्फ आदिवासी स्त्रियों को, बल्कि स्त्री मात्र हिंदी सिनेमा के अंदर जो व्यावसायिक सिनेमा है उसके लिए सॉफ्ट टारगेट रही है। सिनेमा की व्यवसायियों के लिए स्त्री जो है एक वस्तु के रूप में रही। कैमरे को भी देखा जा सकता है कि किस कैमरे एंगल से उनको प्रस्तुत किया जाता है। लॉन्ग शॉट में उनकी प्रस्तुति से बचा जाता है, बल्कि क्लोजअप के अंदर स्त्री देह को प्रस्तुत किया जाता है, टुकड़ों में, अंशों में विभाजित करके उस देह को प्रस्तुत किया जाता है। तो संपूर्ण व्यक्तित्व जो स्त्री का है उसका सम्मान जो है मुख्य धारा का निर्देशक जो है वो करना ही नहीं चाहता। वही स्थिति जो है आदिवासी स्त्रियों के संदर्भ में है। आदिवासी समाज की जो स्वच्छंदता है, आदिवासी समाज में जो यौन वर्जनाओं का जो निषेध मिलता है, उसका दुरुपयोग करते हुए हिंदी सिनेमा जो है अपना उल्लू सीधा करता हुआ नजर आता है। आदिवासी स्त्रियों की अभद्र प्रस्तुति जो है एक आम वस्तु के रूप में आम विषय हिंदी फिल्मों की रही है। कैमरा जो है उन्हें यौनाकर्षक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। कई जगह जो है आदिवासी पुरुषों का जो चित्रण किया गया, तो एक सामंती मानसिकता से ग्रसित उनको दिखाया गया, जो अपने समाज की स्त्रियों को जो है गैर आदिवासी समाज के युवकों या युवतियों से मिलने नहीं देना चाहते। वो उनके प्रेम के ऊपर जो है अंकुश लगा कर रखना चाहते हैं, या एक जंगली के रूप में जो है आदिवासियों को प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पर देखिए कि आदिवासियों को कई जगह इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जैसे वो मानव मांस खाने वाले हैं, किसी भी प्रकार की सभ्यता संस्कृति जैसे उनमें न हो। आजकल की फिल्मों की अगर बात करें, जो फिल्में विशेष रूप से नक्सलवाद की समस्या के ऊपर या माओवाद की समस्या के ऊपर जो बन रही है, तो उन फिल्मों में आप पाएंगे कि आदिवासियों को जो है राष्ट्र के विकास में बाधक के रूप में दिखाया जाता है, और उन्हें राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बताया जाता है, उन्हें नक्सली और अलगाववादी कहकर दिखाया जाता है, और उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश जो है वहां पर की जाती है। टैंगो चार्ली एक फिल्म है, दूसरी फिल्म रेड अलर्ट फिल्म है। दोनों फिल्में जो है इसी दृष्टिकोण को सामने रखती है। टैंगो चार्ली जो फिल्म है उसमें नायक और उनके साथी जो है अपनी देशभक्ति का फर्ज निभाते हुए पश्चिमोत्तर भारत के जो आदिवासी है उनको मारते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अलगाववादी के रूप में दिखाया गया है वहां के आदिवासियों को। रेड अलर्ट जो फिल्म है उसमें आदिवासियों को जो है नक्सली बताया गया है, और वहां राष्ट्रवादी नायक हमारा जो है वो वहां पर आदिवासियों के साथ जो है युद्ध करते हुए दिखाया जाता है। विकास का विरोधी आदिवासियों को बताया जाता है। तो ये एक नई प्रवृत्ति जो है आदिवासियों के संदर्भ में रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ फिल्मों की बात करें कि वो कौन सी फिल्में हैं जिनमें बेहतर ढंग से आदिवासी जीवन को दिखाया गया है, क्योंकि आदिवासी निर्देशक तो आपको अभी भी नहीं मिलेंगे देखने को। ये बात अलग है कि अगर डॉक्यूमेंट्री सिनेमा की बात करें तो झारखंड के अंदर जो है कुछ आदिवासी निर्देशक मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो है वहां के आदिवासी संघर्ष को प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी उन फिल्मों की अभी हम बात नहीं कर रहे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, जो कथा फिल्में हैं वहीं तक हम सीमित रह रहे हैं। तो उन कथा फिल्मों में मुझे 3 फिल्में जो है महत्वपूर्ण नजर आ रही है, या कुछ और फिल्में भी हो सकती हैं। उनमें पहली फिल्म जो है एक फिल्म है मृग्या फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और एक दूसरी फिल्म आक्रोश फिल्म है। फिर एक
आगे की फिल्मों के अंदर एक जो वर्तमान दौर में आई फिल्म है, 90 के बाद भी कुछ फिल्मों में आदिवासियों का चित्रण हुआ है। रावण फिल्म मणिरत्नम की फिल्म है। तो मृग्या फिल्म की अगर बात करें तो मृग्या फिल्म जो है जो आदिवासियों की गरीबी को दिखाती है, साहूकारी की समस्या किस तरह आदिवासी क्षेत्र में है और किस तरह से साहूकार जो है आदिवासी युवतियों का यौन शोषण वहां पर करता हुआ दिखाई देता है, और सत्ता जो है उसके साथ एक निकट का गठजोड़ जो है साहूकार का है। तो साहूकार और ब्रिटिश सत्ता जो है उसका गठजोड़ है, और तमाम तरह के अत्याचार वो आदिवासियों के ऊपर करते हैं। और उनकी अमानवीयता देखिए कि जब एक आदिवासी बच्चे को जो है जंगली जानवर खा जाता है, और एक आदिवासी समाज जो है सो बड़ा दुखी है कि उनके एक छोटे बच्चे को जो है जानवर खा गया, तो वहां पर वो साहूकार जो है सांत्वना देना तो दूर, उनसे ये कहता है कि ये बड़ा अच्छा हुआ, इससे कम से कम एक खाने वाला मुंह जो कम पड़ गया, और अब जो है आपको कुछ ज्यादा मिल पाएगा। तो इस तरह की अमानवीयता उस दौर में देखने को मिलती है। आक्रोश फिल्म की जिसकी मैंने बात की, और ये फिल्म जो है गोविंद नीलानी की फिल्म है आक्रोश फिल्म जो है। आक्रोश फिल्म जो है उसमें कई सारे मुद्दों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है, और काफी संवेदनशील फिल्म इसको माना जाता है। हालांकि जब उसका अध्ययन अगर हम करेंगे, विश्लेषण अगर जब हम करने बैठे, तो उसकी सीमाएं भी हमें साफ नजर आएंगी। ये जो फिल्म है, इस फिल्म की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरी फिल्म आदिवासी जीवन पर केंद्रित बताई जाती है, प्रसारित की गई। कहा गया कि जो राज सत्ता है, पुलिस सत्ता है, कानून व्यवस्था है, जंगल माफिया है, उनका आपस का एक नेक्सस है, और उसके नीचे जो है आदिवासी किस तरह से पिस रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं। लगभग इसी विषय के ऊपर जो है विमल रॉय ने भी हिंदी बंगला में एक फिल्म बनाई थी, आजमगढ़ नाम से एक फिल्म बनी हुई थी। तो तमाम दावे जो है इस फिल्म को लेकर की गई। पुरस्कारों की सूची आप देखिए, कितने सारे पुरस्कार, 6 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार इसको मिले, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, अभिनेता का पुरस्कार, सह अभिनेता का पुरस्कार मिला, कहानी पटकथा के लिए पुरस्कार मिला, तो और भी पुरस्कार है। लेकिन जब इस फिल्म का अध्ययन आप करने बैठे, तो आपको रघुवीर सहाय जो उस समय बड़े पत्रकार थे, कहते हैं कि ये फिल्म आदिवासी फिल्म किस तरह से है। फिल्म के अंदर जो है एक भी दृश्य जो है आपको आदिवासी जीवन की झलक नहीं देती, एक भी दृश्य में आदिवासी जीवन की झलक नहीं देखने को मिलती है। और वो कहते हैं कि ये जो है अनायास नहीं हुआ है, ये कोई भूल या संयोग नहीं है, ये अपने आप में एक षड्यंत्र है। जानबूझकर जो है फिल्म के अंदर आदिवासी जीवन जो है ही नहीं, आप आदिवासी जीवन के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो ये अपने आप में विडंबना है कि जिस फिल्म को इतने पुरस्कार मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस फिल्म की इतनी चर्चा हुई, बड़े बड़े अभिनेता जिस फिल्म में है, उस फिल्म के अंदर जो है आदिवासी जीवन था ही नहीं। उस फिल्म के अंदर जो है मार्क्सवाद के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि वहां पर एक नक्सली युवक है जो शहर से आकर जो है आदिवासियों को बताना चाहता है कि उनकी समस्या क्या है। तो वहां ये इस फिल्म को जब देखेंगे तो अपने आप में हंसी आती है कि एक शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा युवक जो है आदिवासियों को बताएगा कि आपकी समस्या क्या है और आपको किस तरह से संगठित होकर संघर्ष करना है। क्योंकि अगर गोविंद नीलानी आदिवासियों के मूल चरित्र को जानते होते तो इस तरह का चरित्र वहां पर नहीं रखा होता। जो आदिवासी समाज है उसके अंदर खुद के अंदर ये चेतना है कि कहाँ उसका शोषण हो रहा है। वो परंपरागत ढंग से प्रतिरोध दर्ज करने वाला समाज रहा है। बाहर से कोई आकर उसे बताए कि उसकी समस्या क्या है, वो किस तरह से संघर्ष कर सकता है, इसकी जरूरत उसको नहीं है। फिल्म के अंदर आदिवासियों को इस तरह से दिखाया गया है जैसे सभ्यता और शिष्टता उनके अंदर है ही नहीं। वो सिर्फ शराब पीकर दंगे फसाद करते हुए दिखाई देते हैं, ये गूंगे की तरह चुप रहते हैं। ये फिल्म जो है ये स्त्री के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्त्री आदिवासी स्त्री यहाँ पर है कि जो शोषक ताकते हैं वो बलात्कार या छेड़छाड़ की जो घटनाएं होती है वो सिर्फ यौन मनोरंजन के लिए या दैहिक सुख के लिए इस तरह के अत्याचारों में इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि दलित आदिवासी समाज जो शोषित समाज है उसकी प्रतिरोध क्षमता को खत्म करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए जो है इस तरह के अत्याचार जो है आदिवासी स्त्रियों के ऊपर किए जाते हैं। इस फिल्म में भी ये घटना होती है। और ये जो फिल्म है इसका अंत जो है वो बहुत समस्याजनक अंत है इस फिल्म का, या कहिए कि झकझोर देने वाला अंत है। जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो जानते हैं कि नहान्या जो इसका नायक है, जिसको अपनी पत्नी की हत्या के झूठे आरोप के अंदर जो है जेल के अंदर डाल दिया गया है, और उसकी पत्नी जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। वो जब अपने पिता का देहांत होने पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल से
छूट कर आता है पैरोल पर, तो उसी दौरान वो अपनी बहन की हत्या वहां पर कर देता है सबके सामने। तो यहाँ जो समस्या थी कि आप जो है हमें प्रेमचंद के घीसू माधव की याद यहाँ पर आने लगती है कि क्या व्यवस्था इतनी व्यक्ति को इतना अमानवीय बना देती है कि उसकी तमाम मनुष्यता मर जाती है और एक आत्महंता आक्रोश या आत्महंता प्रतिशोध से वो भर जाता है और अपना ही नुकसान वो करने लगता है। जो आदिवासी समाज को जानते हैं वो इसके ऊपर गंभीर आपत्ति दर्ज करेंगे कि आदिवासी समाज ऐसा नहीं होता कि उनके बीच से किसी के ऊपर जो है एक झूठा आरोप लगा दिया गया, उस पर जो है व्यवस्था अत्याचार कर रही है और शेष आदिवासी समाज जो है चुपचाप बैठकर देख रहा है, कहीं कोई प्रतिरोध नजर नहीं आता सिनेमा के अंदर। और खुद अपनी ही बहन की हत्या जो है आदिवासी युवक वहां पर करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि निर्देशक ने इसके बचाव में कहा था कि ये एक वास्तविक घटना के ऊपर वो फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने एक तेलुगु कहानी का भी जिक्र वहां पर किया, तो कुछ लिटरेचर उनके सामने था, कुछ घटना उन्होंने पढ़ी थी अखबार के अंदर, तो उस तरह की चीजें उन्होंने उस फिल्म के अंदर दिखाई। एक और आप समस्याजनक स्थिति देखिए, इसी फिल्म की अगर बात करें, इसमें एक आदिवासी वकील भी है। ये जो आदिवासी वकील है, फिर इस आदिवासी वकील का चरित्र जो है समस्याजनक दिखाई देता है। आदिवासी वकील जो है दुसाने जो है वो अपने आदिवासी भाइयों से कटा हुआ दिखाई देता है और जो शोषक ताकते हैं, ठेकेदार है, नेता है वहां पे, उनका साथ देता हुआ नजर आता है। तो यहाँ भी जो है आज का आदिवासी जो पाठक है, दर्शक है, वो सवाल खड़ा करेगा कि क्या निर्देशक को ये सामान्य समझ नहीं थी कि नौकरी पेशा आदिवासी युवक जो है वो अपने समाज से उस तरह से नहीं कटता है जिस तरह से दूसरे समाज का युवक कटता हुआ दिखाई देगा। वो नौकरी पेशा होने पर भी, पढ़ लिख जाने पर भी कोशिश उसकी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने समाज के साथ जुड़ा रहे। आदिवासी समाज की अपनी एक स्वायत्त संस्कृति होती है और उस स्वायत्त संस्कृति के ऊपर जो है आदिवासी समाज को एक गर्व रहता है। तो दुसाले जैसा ऐसा हो सकता है कि इक्का दुक्का आदिवासी व्यक्ति मिल जाए इस तरह का, जो वकील दुसाले है उसकी तरह व्यक्तिगत लाभ हानि को देखते हुए जो है आदिवासी अपने अपने ही समाज के खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन ये एक अपवाद के रूप में होगा, सामान्यतः जो है इस तरह की स्थिति नहीं मिलती। तो ये कई सारी समस्याएं इस तरह की फिल्म के अंदर जो है देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है आगे जिस फिल्म की चर्चा की हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे मणिरत्नम की फिल्म जो है रावण फिल्म मणिरत्नम की, जिसकी मैंने बात की थी, और वो 2000 के बाद में बनी हुई फिल्म है। ये फिल्में जो है 2000 से पहले की फिल्म है। 2000 के बाद में आप देखिए कि एक पुरानी कहानी को लिया जाता है, जो कहानी जो है रामायण की जो कहानी है उसको वहां पर वो लेते हैं और उस कहानी की पुनः प्रस्तुति जो है सिनेमा के अंदर कर रहे थे। शायद 2000 से पहले जो है जो धार्मिक कहानियां थी उनका इस्तेमाल करके या अलग संदर्भ में उनका प्रयोग करने की छूट जो है दर्शक समाज के अंदर या भारतीय समाज के अंदर नहीं थी, तो इस तरह की चीजें पहले नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। काला फिल्म भी तमिल की ले सकते हैं, लेकिन वो तमिल की फिल्म है, हिंदी सिनेमा के अंदर उसको नहीं रखा जाएगा। तो जिस रावण फिल्म की हम बात कर रहे थे कि रावण फिल्म जो है मणिरत्नम की फिल्म, उसमें रामायण की ही कहानी को लिया जाता है और उसमें ये सब बताया जाता है कि असल में अपराधी कौन है और नायक कौन है। वहां पर एक तरह से राम और रावण का जो पूरा अंतर संबंध उनका रहा है, कि नायक प्रतिनायक की छवि है उसको एक तरह से उलटने का काम जो है वहां पर ये फिल्म करती है। और फिल्म बताती है कि जिन आदिवासियों को आप अपराधी कह रहे हैं उसका एक ऐतिहासिक कारण रहा है और वहां पर हमें याद रखना चाहिए कि एक एक्ट रहा, आपराधिक जनजाति अधिनियम का एक एक्ट रहा है और उसका वो एक्ट जो है अंग्रेजों के शासन के दौरान लाया गया, क्योंकि आदिवासी जो है अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रहे थे। तो अंग्रेजों के लिए ये आवश्यक हो गया था कि आदिवासियों की छवि को जो है खराब किया जाए और उन्होंने आदिवासियों को अपराधी घोषित करते हुए, कुछ आदिवासी समुदायों को अपराधी घोषित करते हुए तमाम तरह के प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिए। बाद में आजादी के बाद उस एक्ट को हटाया जाता है, लेकिन उस एक्ट के हटने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को लेकर जो एक नकारात्मक छवि जो है ब्रिटिश व्यवस्था ने खड़ी की थी, वो छवि जो है आज भारतीय व्यवस्था जो है उस छवि को बिल्कुल खत्म कर चुकी
भी हो, बल्कि व्यवस्था जो है आज भी उस छवि को आगे लेकर चलती है। आदिवासी जातियों के साथ नाम के साथ आज भी जो है अपराधी जनजातियों का तमगा लगा हुआ है। आज भी ये देखने को मिलता है कि कहीं कोई अपराध हो जाता है तो सबसे पहले जो जराइम पेशा जातियां हैं, जो अपराधी जनजातियां रही है, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर शक जाता है, उन्हीं को उत्पीड़ित किया जाता है। तो मणिरत्नम की फिल्म रावण के अंदर भी आदिवासियों को जो अपराधी समझने की जो मानसिकता रही, जो पूर्वाग्रह रहे, उसको लेकर वहां पर सवाल उठाया जाता है। और निर्देशक जो है कहीं भी इस फिल्म के अंदर आदिवासियों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि वहां पर वो कुछ घटनाएं भी अगर इस तरह की होती है जिसमें प्रथम दृष्टया आदिवासी अपराधी के रूप में नजर आते हैं। जैसे अपनी बहन जमुनिया की इज्जत का बदला लेने के लिए आदिवासी जो है पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और उनको जिंदा जला देते हैं। तो एक नजर में जरूर ये एक अमानवीय कृत्य लगेगा, लेकिन सवाल ये वहां पर उठाया जाता है कि आदिवासियों को इस चीज के लिए उकसाया किसने? क्या उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन जो है बराबर का जिम्मेदार नहीं था? फिर आगे जो है तमाम आगे भी चीजें जो है चलती है, जिसमें सीता के चरित्र के ऊपर जो है राम जो सवाल करते हैं परंपरागत कहानी में, उस प्रसंग को वहां पर लिया जाता है। और दोबारा वहां पर जो फिल्म का जो पुलिस अफसर है उसको लेकर एक तरह से सवाल खड़ा किया जाता है कि सवन पुलिस अफसर जो है वो तो यौन सुचिता के नाम पर अपनी ही पत्नी के साथ जो है दोगला व्यवहार कर रहा है। लेकिन आदिवासी समाज जो है कहीं भी उस तरह का दोगला व्यवहार जो है करता हुआ नजर नहीं आता अपने समाज की स्त्रियों के उनके संदर्भ में। प्राणों के भय से अपनी एक दूसरा प्रसंग है जिसमें प्राणों के भय से होने वाली जो आदिवासी पत्नी है उसमें पुलिस का निवाला बनने के लिए एक जो उसका प्रेमी है जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो सवन युवक उसको छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ जो है जिन आदिवासियों को सभ्यता संस्कृति से रहित बताया गया, उनका अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि जब इस तरह की स्थितियां आई तो सवाल किसने खड़ा किया स्त्री के ऊपर? क्या आदिवासी समाज सवाल खड़ा कर रहा था स्त्री के ऊपर, या गैर आदिवासी जो ये युवक है या वो जो पुलिस अधिकारी है वो सवाल खड़ा कर रहा है स्त्री के ऊपर? और स्त्री को जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माध्यम कौन समाज बना रहा है? तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है रावण फिल्म जो है। अगर अभी कुछ समय हो हमारे पास तो कुछ चर्चा जो है दलित स्त्री जो है उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो आयोजक जो है शायद संचालन कर रहे हैं डॉक्टर विकास जी। जी सर, अभी सर ये जी आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। सर ये कह रहे थे क्या कुछ समय प्रश्न उत्तर के लिए रखना है सर, क्योंकि कुछ प्रतिभागियों के कुछ प्रश्न हैं। जैसे आपकी योजना है। क्योंकि 11:30 तक कार्यक्रम को समाप्त करना है इस सत्र को। तो हमारे पास तकरीबन 20 मिनट का समय है सर। जी जी तो आप कितने 5 मिनट में अगर सर कुछ इस पे बोल पाए और 15 मिनट हम लोग प्रश्न उत्तर के लिए रख लें। जी मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट या 8-9 मिनट में, क्योंकि वो पहलू भी आ जाए तो अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है। जी। तो जहां तक दलित स्त्री की बात है और उसमें आदिवासी स्त्री को भी हम ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दलित स्त्री की बात की जाती है तो दलित स्त्री की शोषण मतलब एक तरह से तिहरे शोषण की स्थिति वहां होती है। दलित स्त्री को स्त्री होने के कारण तो शोषित होना ही पड़ता है, और वो शोषण जो है अपने समाज के अंदर भी है, अपने परिवार के पुरुषों के द्वारा भी वो उससे शोषण झेलना पड़ता है, और जो गैर दलित समाज के पुरुष है उनसे भी उसे सूचित होना पड़ता है। साथ ही जाति के आधार पर शोषण है, आर्थिक आधार पर शोषण है। लेकिन जब स्त्री केंद्रित हिंदी सिनेमा की बात जब की जाती है तो वहां पर जो जिन फिल्मों का जिक्र किया जाता है तो वो तमाम फिल्में इस तरह की फिल्में होती हैं जिनमें जो है सवर्ण स्त्री जो है एक तरह से केंद्रित नजर आती है। और सवर्ण स्त्री के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो मुद्दे चाहे देह की स्वतंत्रता का मुद्दा हो या पर्दा प्रथा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या तलाक वाला मुद्दा हो, जबकि हम जानते हैं कि ये मुद्दे जो है दलित आदिवासी स्त्री के लिए मुद्दे है ही नहीं। परंपरागत रूप से आदिवासी समाज जो है मात्र सत्तात्मक रहा, पर्दा प्रथा वहां पर नहीं रही है,
तलाक जो है सहज रूप से स्वीकृत है, आदिवासी समाज में भी है और दलित समाज में भी तलाक जो है सहज रूप से स्वीकृत रही। अपोह पर अधिकार का मुद्दा जो है वहां वो चीज भी वहां पर उस तरह से नजर नहीं आती। यौन शुचिता जो है वो अपने आप में कोई मूल्य जो है उस तरह से वहां पर नहीं रहा। तो ये तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर स्त्री केंद्रित फिल्मों की जो बात की जाती है हिंदी में, वो तमाम मुद्दे जो है कुछ दूसरे ही मुद्दे हैं जिनकी बातें वहां पर होती हुई नजर आती है। तो उस संदर्भ में एक समस्या की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निर्देशक रहे जो चाहे दलित नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो है दलित स्त्री की समस्या को पर्दे पर प्रस्तुत किया है। तो दलित आदिवासी स्त्री के खुरदरे जीवन को पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली जो कुछ महत्वपूर्ण फिल्में आप गिन सकते हैं, वो एक फिल्म है बवंडर फिल्म, जो 2000 बवंडर फिल्म है, जो जगमोहन मुंडा की फिल्म है। फिर ये 2001 में आई थी। गोविंद नीलानी की फिल्म है जो आक्रोश है, जिसकी चर्चा हुई, अब दोबारा नहीं बात करेंगे उसकी। कल्पना लाजमी की फिल्म है रुदाली, 1993 में आई। शेखर कपूर की वेडिंग क्वीन है, 1994 में आती है। और BS रंगा की गिद्ध है, 1984 के अंदर आती है। कुछ और फिल्में भी है, लेकिन अगर इन्हीं फिल्मों पर संक्षेप में अगर बात की जाए तो बवंडर फिल्म जो है वो राजस्थान की एक तीसरे समाज से आने वाली स्त्री पर केंद्रित है, जो राजस्थान सरकार का वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला करता था। उसमें एक स्वयं सेविका थी और वो ग्रामीण समाज की जो समस्या है, स्त्री से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर काम करती है। बाल विवाह का विरोध वो कर रही है। आप देखिए कि सामंती समाज में ये सहन नहीं किया जा सकता कि बाल विवाह जो संस्कृति का हिस्सा रहा, उसका विरोध एक तीसरे समाज से आने वाली स्त्री करे, और उसका परिणाम जो है सामूहिक बलात्कार का शिकार उसे बनाया जाता है। और विडम्बना देखिए कि चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे समाज की जातीय पंचायतें हो, कहीं उसको न्याय नहीं मिल पाता है। वो ये जो कल्पना लाजमी की रुदाली फिल्म है, ये भी जो फिल्म है वो एक दलित स्त्री को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने वाली फिल्म है। रुदाली फिल्म जो है वो काफी लोकप्रिय फिल्म रही है, उसके गीत भी काफी पसंद किए गए। रुदाली फिल्म के अंदर जो है ये बताया गया कि एक प्रकार का जो सामंती समाज है, तो उसमें एक दलित स्त्री शनिचरी जो है उसको किस तरह से अपशगुनी माना जाता है। बार बार जो है उसका चरित्र हनन वहां पर किया जाता है, लेकिन वो स्त्री जो है तमाम लांछन सहने के बाद भी पितृसत्ता के सामने झुकती नहीं है, बल्कि चुनौती देती हुई नजर आती है। अंत में वो रुदाली का पेशा अपना लेती है। ये रुदाली का पेशा जो मतलब रोने का भी अपने आप में एक पेशा होता है कि समाज इस तरह का है, सामंती समाज की, वहां जब पुरुष मर गया तो इतना अत्याचार उसने किया कि उसके ऊपर कोई रोने वाला नहीं है, या उसको ये डर था कि लोग उसकी मृत्यु पर नहीं रोएंगे, तो वो पैसा देकर ये व्यवस्था करता था कि कोई रोने वाला भी हो। तो रुदाली का ये पेशा जो है वो भी अपने आप में जो भेदभाव मूलक व्यवस्था है उससे उसका प्रतिकार है, प्रतिशोध है कि वो झूठ मूठ रोकर, रोने का दिखावा करके एक तरह से मजाक बना रही है उन ताकतों का। वेडिंग क्वीन जो फिल्म है, हम सब जानते हैं कि वो जो है फूलन देवी के वास्तविक जीवन पर आधारित है, जिसमें किस तरह से दबंग जातियों के अमानवीय अत्याचारों के कारण जो है एक स्त्री जो है बंदूक उठाने की विवश होती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि फूलन जो है उसके ऊपर जो है दलित पितृसत्ता भी उतना ही अत्याचार करती नजर आती है जितना कि एक सवर्ण पितृसत्ता है। उसे छुआछूत भी सहना पड़ता है और घर के अंदर भी तमाम तरह का भेदभाव अत्याचार उसके ऊपर होता है। और जब जब वो अपनी अस्मिता की रक्षा करने की कोशिश करती है तब तक उसका उत्पीड़न किया जाता है और उसी की जवाब में वो हथियार उठाती हुई नजर आती है। गिद्ध फिल्म जो है उसके अंदर जो मंदिरों के अंदर जो वेश्यावृत्ति भारत में रही कई जगह, उसको मुद्दा बनाया गया है कि किस तरह से जो सवर्ण समाज है वो धर्म के नाम पर दलितों के ऊपर जो है देवदासी प्रथा जो है लादता आया, और किस तरह से उस देवदासी प्रथा का निकट संबंध जो है देव बाजार के साथ है। वहां पर एक गांव है जहाँ पर येलम्मा एक दलित देवी है, और किस तरह से मोती पहनाने की प्रथा उस दलित देवी के साथ जुड़ी हुई है। उस प्रथा का इस्तेमाल जो है देसाई और पाटिल जैसी जो ताकतवर जातियां है वो उसका इस्तेमाल करती है, और पहले दलित छोटी छोटी दलित बच्चियों को जो है धर्म के नाम पर जो है उनका व्यवहार जो ईश्वर से करवाकर देवदासी उनको बना दिया जाता है, और बाद में जब उनको किस तरह से मुंबई का जो देव मार्केट है वहां पर उनको बेच दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। अब अगर निष्कर्ष में हम कहें कि क्यों दलित आदिवासी जो है उनका वास्तविक यथार्थ जो है
नहीं आ पा रहा है या बहुत कम उनका यथार्थ जीवन जो है चित्रित हो पाया, तो उसका एक सीधा सा कारण जो है उत्पादन तंत्र है। सिनेमा जो एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, और जो पूंजी लगाने वाला तबका है वो निश्चित रूप से दलित आदिवासी समाज से नहीं आता है। तो जो पूंजी लगा रहा है वो पूंजी की वापसी भी चाहता है, और दलित आदिवासी जो है एक दर्शक के रूप में उसके लिए उतने लाभप्रद नहीं है जितने लाभप्रद जो है मध्य वर्ग के लोग हुआ करते हैं। और जो नया सिस्टम आज विकसित हुआ मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो है, वहां भी उसके इतने महंगे टिकट होते हैं कि दलित आदिवासी अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो और ज्यादातर दलित आदिवासी समाज जो है इसी तरह का है, तो वो वहां पर फिल्म नहीं देखेगा। तो जो पूंजी लग रही है, जो निवेश हो रहा है और उसकी वापसी जो होनी है, जो वितरण तंत्र पूरा सिनेमा का है, उसके अंदर क्योंकि कहीं भी दलित आदिवासियों के लिए स्पेस नहीं है, तो उनके विषय वहां पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। सहानुभूति सहानुभूति का सवाल तो महत्वपूर्ण है ही यहाँ पर। और ये भी हो सकता है कि दलित आदिवासी निर्देशक अगर हो, तो ये देखने की बात होगी वो कितना खुद ईमानदारी से अपने समाज की चीजों को प्रस्तुत कर पाएगा, उस तरह का जो उत्पादन तंत्र है उसमें। तो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, काफी समय हो गया, क्योंकि कुछ सवाल जवाब की भी व्यवस्था रखी गई है। तो अब मैं जो संचालक महोदय है उनसे आग्रह करूंगा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सुंदर व्याख्यान के लिए, और हमारे बहुत सारे प्रतिभागियों की तरफ से सर इस व्याख्यान के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है सर आपको, कि बहुत जानकारी और बहुत लाभप्रद रहा सर। कुछ प्रतिभागियों के प्रश्न भी हैं सर, और प्रश्न भी हैं और उनके अपने व्यक्तिगत राय भी हैं। तो व्यक्तिगत राय को मैं प्रस्तुत ना करते हुए कुछ प्रश्न जो उन्होंने उठाए हैं उनको जरूर आपके समक्ष रखता हूं, ताकि हम उसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें। हमारे पास 12 मिनट का सर समय है, तो मैं जितने प्रश्न हो सकेंगे उसको लेने का प्रयास इसमें करूंगा सर। भास्कर मोहन है सर, इनका प्रश्न बेसिकली ये है कि आज के समय में जिस तरीके से संसाधनों के लिए जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, खासकर जो उत्तर स्वतंत्रता के दौर में, इसमें मीडिया और जो अमीर लोग हैं वो इनके हाथ देखने को मिलते हैं, और वो अपने इसको आगे प्रस्तुत करते हैं और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरीके के सिचुएशन में, इस तरीके की परिस्थितियों में जहां संसाधनों के लिए संघर्ष चल रहा हो, और उन संसाधनों के संघर्ष में मीडिया और जो अमीर व्यक्ति हैं, अमीर जो लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको कह सकें, वो लोग जिस तरीके से मीडिया और बाकी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन कैसे होगा? फिर किस तरीके से आदिवासियों की जो, मेरे ख्याल से प्रश्न उसी संदर्भ में जाएगा, संसाधनों के संदर्भ में आएगा। तो एक दो और प्रश्न ले लें सर क्या साथ में? एक प्रश्न बेसिकली है सर कि गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता जो है वो एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चली जाएगी। बेसिकली एक शब्द था कि जो पहले शासन कर रहे हैं एक शासक वर्ग से निकल के दूसरे शासक वर्ग के हाथों में चली जाएगी। तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, टॉम डिक एंड हैरी से निकलकर राम श्याम और घनश्याम के हाथों में चली जाएगी। इस परिस्थिति को देखते हुए जो नक्सल समस्या है, जो रिसोर्सेज के लिए जो लड़ाई है, उसको किस तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है? अगर सत्ता का ही केवल परिवर्तन हुआ है, शासक वर्ग का ही केवल परिवर्तन हुआ है, तो इसमें फिर किस तरीके से समझा जा सकेगा इसको देखते हुए? डॉक्टर लक्ष्मी पांडे का जो प्रश्न है सर वो है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स जो है के अंदर कई सारे राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने दलित इश्यूज और आदिवासी इश्यूज को उठाया, और वो उस क्षेत्र में उन उद्देश्यों को उठाते हुए आगे भी बढ़े। फिल्मों में भी इसी तरीके से प्रस्तुति दी गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में किसी भी तरीके की उनके स्थिति में परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जो दलित और आदिवासी थे उनके राजनीतिक दल तो बन गए, लोग भी आगे आगे, मुद्दे भी आगे आगे, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। डॉक्टर विनय विकास जी का एक लंबा सा कमेंट भी है, और कमेंट पे क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब लिटरल मीनिंग क्या है दलित का?
ऐसे कॉन्सेप्ट्स आर एसेंशियली कंटेस्टेड, हम लोग जानते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स की कोई एक परिभाषा या एक अर्थ नहीं होता है। बट आप सर इसके ऊपर कुछ कहना चाहें तो कहिएगा। एक प्रश्न डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा का है, जो ये पूछ रही हैं, सर क्या आप मानते हैं कि इन विषयों पर फिल्मों के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा चुका है और भी कुछ कहने की आवश्यकता है अभी? जो विषय आपने उठाए हैं, जो प्रश्न आपने उठाए हैं। रेणु सिंह का प्रश्न जो है सर काफी लंबा है, और बेसिकली एक प्रश्न ये है कि हिंदी सिनेमा में दलितों के बारे में जिन चीजों को प्रस्तुत किया गया है, उसको जिस तरीके से दर्शाया गया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है। जो फिल्मों के अंदर जो दलितों को जिस तरीके से दर्शाया गया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आपके अनुसार किस तरीके से इसको दर्शाया जाना चाहिए या दर्शाया जा सकता है, जिससे कि उस परिस्थिति को, उन स्थिति को सही से बताया जा सके? इसी से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न है कि आज के समय में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर जिस तरीके से किस तरीके से दलित इश्यूज को उठाया जा सकता है, क्या उसमें किसी तरीके का चेंज हो सकता है? और सेंसरशिप के बारे में उन्होंने बोला है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो मेरे ख्याल से एक साथी ने ऑलरेडी सेंसरशिप के बारे में पूरा लिंक भेज दिया है। सर ये मुख्य प्रश्न है सर, और इसके अलावा कुछ आएंगे तो मैं जरूर लूंगा सर। जो 5-6 जो सवाल है, मैं एक एक करके कोशिश करता हूं कि संक्षिप्त में उनके ऊपर बात की जाए। पहला सवाल था कि संसाधनों की लड़ाई से जुड़ा हुआ सवाल है कि मीडिया की जो भूमिका है वो अपने आप में उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और जो मीडिया बिका हुआ है उस मीडिया से कैसे अपेक्षा की जाए कि वो दलित आदिवासियों के मुद्दों को सामने लाएगा। निश्चित रूप से मीडिया का अपना एक वर्ग चरित्र है, और तमाम तरह की बहसें मीडिया को लेकर हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि झूठ है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कहीं लिखा हुआ नहीं है इस तरह से, ये झूठ प्रचारित किया जाता है मीडिया द्वारा, अपने बचाव में ये सब कहा जाता है। तो ये एक अच्छाई है कि मीडिया का वर्ग चरित्र जो है आज उभर कर सामने आ रहा है, और यहाँ पर अगर कहीं कोई उम्मीद हम कर सकते हैं तो जो वैकल्पिक मीडिया है, जो छोटे मीडिया घरान, मतलब वैकल्पिक मीडिया के रूप में आप सोशल साइट फेसबुक वगैरह का यूज जो कर रहे हैं, या व्हाट्सएप वगैरह का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दौर में हालांकि उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज आज स्थिति ये है कि व्यवस्था जो है उन माध्यमों से घबराई हुई है, क्योंकि जैसे जैसे दलित आदिवासी समुदाय जो है या पिछड़े समुदाय, जो वंचित समुदाय जो है उन माध्यमों का इस्तेमाल करने लगे हैं, वहां पर वो अपनी बातों को वहां पर रखने लगे हैं, वैसे वैसे समस्या जो है, जो यथास्थितिवादी ताकतें थी उनके लिए वहां पर समस्या खड़ी होना शुरू हो गई है। शासक परिवर्तन को लेकर जो बात उठी थी कि गांधी जी या प्रेमचंद का असल में वहां पर वो रेफरेंस था, जो उदाहरण दिया जा रहा था, या और जगह भी इस तरह की बातें कही है कि गोरे व्यक्ति के स्थान पर अगर काले व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वो कोई बदलाव नहीं होता। गांधी जी खुद इस बात को स्वीकार करते थे कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, शासन परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, और अंबेडकर भी इस बात को उठा रहे थे कि आप एक विकल्प तो बताइए कि आप किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगे, क्योंकि हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये निश्चित रूप से यथास्थितिवाद जो रहा उसके कारण ही नक्सलवाद की समस्या खड़ी होती है। संसाधनों का जो पुनर्वितरण होना चाहिए था, जो संसाधनों का पुनर्वितरण नहीं हो पाया, और आप देखिए कि आजादी के तुरंत बाद ही नारे आजादी के झूठे होने को लेकर जो है नारे लगना शुरू हो गए थे कि आजादी झूठी है। तो वो तमाम बातें जो है इसलिए की जा रही थी कि आजादी के मायने क्या है, उनकी दलित आदिवासी पिछड़े समुदाय स्त्रियों के लिए उन आजादी उसके मायने क्या है। और नक्सल समस्या या माओवादी समस्या जो है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वो कोई आतंकवाद जैसी समस्या नहीं है। आतंकवाद का भी अपना एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें तो इसका सीधा संबंध जो है संसाधनों के पुनर्वितरण के साथ है। ये नहीं हो सकता कि अपने ही देश में जो है आदिवासी क्षेत्रों को जो है उपनिवेश बना दिया जाए। ये आदिवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनके क्षेत्र जो है संसाधनों के रूप से सबसे ज्यादा धनी क्षेत्र हैं, लेकिन आर्थिक विकास या सामाजिक विकास के सूचकांकों को जब देखेंगे तो वो सबसे पिछड़ी साबित होते हैं। ये अपने आप में विडंबना की स्थिति है कि जो काला हांडी जो है
वहाँ आज भी भूख से मौतें होती है, जबकि उस क्षेत्र में जो है राइस का उत्पादन काफी ज्यादा बताया जाता है। तो ये समस्या है व्यवस्था की, कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल सत्ता परिवर्तन हमारे यहाँ पर होता है। राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न था लक्ष्मी पांडे जी का, कि दलित आदिवासी के अपने अपने राजनीतिक दल रहे हैं, वो अपने मुद्दों को भी उठाते रहे, लेकिन बहुत कुछ बदलाव वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी समस्या की जड़ में फिर अगर उस समय की बहस को देखें तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाली जो बहस है, समस्या मुझे ये नजर आती है, कई लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, कि दलितों के नाम पर जो दलित प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, या आदिवासियों के नाम पर जो आदिवासी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वो संसद के अंदर दलित आदिवासी मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि असल में वो जिन मतदाताओं के माध्यम से चुनकर आ रहे हैं, वो मतदाता जो है दलित या आदिवासी नहीं है। वहां पर स्थिति ये है कि जो वास्तव में दलित आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार है, वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि एक तरह का ध्रुवीकरण वहां पर होता है, और गैर दलित गैर आदिवासी मतदाताओं के बल पर जब एक आरक्षित क्षेत्रों से कोई दलित या आदिवासी जो असल में अपने समाज का प्रतिनिधि नहीं है, वो चुनकर जब वहां पर आएगा तो व्यवस्था वहां पर बदलती हुई नजर नहीं आएगी। और दूसरी समस्या तो उसी में है कि जो चली आ रही व्यवस्था है चुनावों की, तो जो व्यवस्था जाति के आधार पर चलती है, अगर जाति के आधार पर ही तमाम चुनाव को हम केंद्रित कर देंगे, तो जो कांसीराम वाली जो दलित राजनीति थी, वो आज जहां पर एक अंधे मोड़ में फंसती हुई नजर आ रही है, वही स्थिति नजर आएगी। जातिवाद जो है, चाहे सवर्ण जातियों का जातिवाद हो या दलितों का जातिवाद हो, जातिवाद जो है वो अपने आप में किसी समस्या का, ये क्रिया की प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। जो वास्तव में विषमतामूलक स्थिति है, उसमें बदलाव आना चाहिए, और उसके लिए उस चुनाव प्रक्रिया को भी आज बदलने का समय आ गया है। और पृथक निर्वाचन की जो बात अम्बेडकर ने कही थी और जिसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद अम्बेडकर का गांधी जी के साथ होता है, अब दोबारा उस पर विचार करने की जरूरत है कि अम्बेडकर शायद कहीं ज्यादा सही थे उस पूरी बहस के अंदर जो है। दलित शब्द के बारे में जो बात उठी, शायद ये संदर्भ है जिसमें केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले दलित शब्द के ऊपर आपत्ति की थी और एडवाइजरी जारी की थी, विशेष रूप से मीडिया के लिए, कि आप दलित शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। और उसके विरोध में जो है काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई कि दलित शब्द जो है वो एक राजनीतिक शब्दावली है, वो आंदोलन से निकला हुआ शब्द है, वो पहचान से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसमें दलित समुदाय जो है, जो जिन्हें समाज में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, जिन्हें पिछड़ा भी कहा गया है, तो असल में वो एक राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहले डिप्रेस क्लास इसके लिए प्रयुक्त हुआ करता था अंग्रेजों के समय, बाद में दलित शब्द का प्रयोग होने लगा। तो ये शब्द इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे भारत का दलित समुदाय जो है अपने आप को एक महसूस करता है, इसके आधार पर वो एक शब्द जो है इसके साथ अपनी अस्मिता को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। और शायद यही खतरा है कि इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर जो है जो कई बार जो है आपत्ति भी विपक्षी जो विपक्ष है उसकी तरफ से उठाई जाती है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये शब्द जो है अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो एक कॉमन पहचान जो है, राजनीतिक अस्मिता जो है दलित समुदाय की, वो खड़ी नहीं हो पाएगी। सैयद जी जो थे, उनका सवाल था कि दलित आदिवासियों के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, तो आगे और किस तरह से इतने, मतलब शायद उनका सवाल ये था कि ये मुद्दे जो है एक बार उठाए, मतलब ऐसा नहीं है कि उठाए नहीं गए हो, तो क्या आगे भी इन्हीं मुद्दों को उठाया जाता रहे। इस संदर्भ में अगर कहे कि निश्चित रूप से कुछ मुद्दे जो है उठाए गए हैं, लेकिन बात वही है कि आप हमारा जो है, पहले तो दलित आदिवासी जीवन से जुड़े हुए ढेर सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे आए ही नहीं है हिंदी सिनेमा के अंदर, और फिर जो मुद्दे उठाए गए हैं वो किस दृष्टिकोण से उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, परिप्रेक्ष्य क्या है उन मुद्दों को उठाने का। आप जो है सहानुभूति पूर्वक उठा रहे हैं, या मार्क्सवादी दृष्टि से दलित मुद्दों को उठा रहे हैं, या आदिवासी मुद्दों को उठा रहे हैं, या गांधीवादी दृष्टिकोण से उठा रहे हैं, या आप जो है एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से दलित विषयों को उठा रहे हैं, तो वो तमाम चीजें जो है दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर सहानुभूति और सहानुभूति का सवाल भी लोकतंत्र के अंदर अपने मायने रखता है। आज जो है अपेक्षित है कि दलित और आदिवासी समाज से खुद निर्देशक आए और लेखक उनके समाज से आए, तो वो अंतर पता चलेगा कि एक ही विषय को जब प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्रस्तुति का अंतर किस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पर जिन
दस्तावेजी फिल्मों की मैंने बात की थी, विशेष रूप से झारखंड छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो आदिवासी जीवन पर बन रही हैं, उन दस्तावेजी फिल्मों को देखेंगे तो वो अंतर साफ नजर आता है कि वो फिल्में जो है दलितों के संघर्ष को वहां पर प्रस्तुत कर रही हैं। उनमें जैसे बीजू टोप्पो हुए, वो किस तरह से अपनी भाषाओं के अंदर फिल्में बना रहे हैं और उन दस्तावेजी फिल्मों के माध्यम से वो दिखा रहे हैं कि किस उनकी मुख्य समस्याएं जो है आदिवासियों की क्या है। क्योंकि शहरों में बैठकर जो फिल्में बनाई जा रही है, मुंबई में बैठकर आदिवासी जीवन पर जो फिल्म बनाई जाएगी, उसमें वो सच्चाई नहीं हो सकती। जो सच्चाई जो है खुद आदिवासी अपनी भाषा में फिल्में बनाए और जो उस क्षेत्र का व्यक्ति है। ओटीटी के माध्यम की जो चर्चा हुई थी, मैं खुद इस पे बोलना चाह रहा था। शायद रेणु जी का सवाल था ये, और इस पे कुछ सेंसर का मुद्दा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। कई बार ये भी हुआ कि सेंसर के कारण जो है दलित समस्या जो है नहीं आ पाती। जैसे उदाहरण के लिए एक फिल्म है, समर फिल्म है श्याम बेनेगल की। समर फिल्म के अंदर ये बताया जाता है कि जब एक गैर दलित व्यक्ति जो है दलित पात्र की भूमिका निभाता है, तो उसको किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, किस तरह से उसकी अपनी अस्मिता जो है वहां पर खड़ी हो जाती है, जो उसे स्वीकृति नहीं देती कि वो उन दृश्यों को निभाए। उसमें एक दृश्य आता है जिसमें शायद गांव के सरपंच है या एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो यूरिन करते हुए दिखाई देते हैं दलित व्यक्ति के सिर पर। अब इस दलित व्यक्ति की भूमिका एक गैर दलित अभिनेता को निभानी है। वो मना कर देता है कि वो इस भूमिका को नहीं निभाएगा। और देखिए कि ये फिल्म जो है भारत सरकार के पैसों से ही निर्मित होती है और बाद में इस फिल्म का प्रदर्शन जो है दूरदर्शन वगैरह पे नहीं किया जाता। लंबे समय तक क्या आज भी ये फिल्म जो है सिनेमा हॉलों के अंदर प्रदर्शित नहीं हुई है। तो देखिए सिर्फ इस तरह से जब चीजों को प्रस्तुत किया जाता है, जब यथार्थ दिखाया जाता है, तो सेंसर जो है किस तरह से वहां पर काम कर रहा होता है। और ये जो ओटीटी माध्यम जो है वहां पर क्योंकि अभी सेंसर नहीं है, तो कई सारी फिल्में वहां पर इस तरह की आई है और उसकी प्रतिक्रिया में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि देखिए भारतीय संस्कृति को बहुत गलत ढंग से दिखाया जा रहा है या अश्लीलता है इन फिल्मों में, गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब मांग हो रही है कि सेंसर उसके ऊपर लगना चाहिए। तो ये एक अलग चीज है कि अश्लीलता वहां पर है, लेकिन ये दूसरी चीज है कि क्या सेंसर का सवाल इसलिए नहीं उठ रहा है कि वहां पर जिस ढंग से जाति की यथार्थ को दिखाया जा रहा है वो अपने आप में समस्या खड़ा करने वाला है। इसके अलावा जो है इसके अलावा बस और तो कोई प्रश्न नहीं था सर जी। प्रश्न तो और भी हैं सर, लेकिन समय का अभाव है और हमारे प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रश्न भी पूछे हैं और बहुत सुंदर आपको धन्यवाद भी दिया है इस व्याख्यान के लिए सर। बहुत उनको इससे लाभ मिला है। सर आपके इस सुंदर व्याख्यान के लिए सर आयोजन समिति की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से सर आपका विशेष आभार और विशेष धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे महाविद्यालय को दिया। इस रिफ्रेशर कोर्स में आपने हमारे प्रतिभागियों को एक ऐसे विषय से आपने उन सभी को अवगत कराया जिस विषय पर काम करने की आवश्यकता है और विश्लेषण करने की और आवश्यकता है कि किस तरीके से चीजों को हम समाज को सिनेमा के द्वारा बारीकियों से समझ सके, उन समस्याओं को जान सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी जी। अगले